नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वाला भाई बहनों, लाइव लेक्चर है पर शांति रखो। कैसे हो सब? फिर से एक बार लाइव वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। लेक्चर आपको दिखाई दे रहा है पर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ लाइव। आप बने रहिए हमारे साथ लाइव। एक सेकेंड। चाल सर, पब्लिक तो पब्लिक, रोम भरोसे हेड बात दो जेम सैम। चलो, जो भी स्टूडेंट नहीं है हमारे साथ तो वो लाइव लेक्चर में भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी शांति बनाए रखें, जो भी बच्चे बच्चियां, समझ रहे हो ना। चलो, अपना ग्रुप कौन सा है? 12 इंग्लिश और दूसरा एक 12 गुजराती है। चलो, देखो लाइव में जो भी है बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए उनको बता देता हूँ। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कत आपको सहन करनी है। कमेंट पढ़ने वाला कोई है नहीं अपने पास आदमी, बरोबर। चलो, ओके। અને બિલકુલ બી મારા સિવાય અવાજ ના આવવો જોઈએ, ખાલી મારો જ અવાજ આવવો જોઈએ, સમજણ પડે ને? ઓકે, હવે यहाँ देखना बेटा, हमने लास्ट में बात की जीएमपी ऑफ अल्केन के ऊपर। क्लियर? किसके ऊपर बात की? जीएमपी ऑफ अल्केन, उसके ऊपर बात की। फटाफट से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। जीएमपी ऑफ अल्केन में हमने क्या देखा है ना, रिवाइज कर लीजिए फटाफट से। जीएमपी ऑफ अल्केन के अंदर हमने क्या देखा? क्लियर? तो जीएमपी ऑफ अल्केन में हमने एक तो ये देखा कि अल्केन की जो जीएमपी है उसमें पहला देखा था हमने डी कार्बोक्सिलेशन। क्या देखा था? डी कार्बोक्सिलेशन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम डी कार्बोक्सिलेशन। एक तो ये हमने देखा था। क्लियर? उसमें क्या होता था कि जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे एक कम कार्बन का अल्केन हमें मिलता था। इंपॉर्टेंट बातें उसमें ये थी कि जो बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें डी कार्बोक्सिलेशन के लिए सोडा लाइम की जरूरत हमें नहीं पड़ती। दूसरा ये है कि अगर 2 COOH ग्रुप है और हम सोडा लाइम से उसका डी कार्बोक्सिलेशन करते हैं तो सिर्फ एक ही COOH ग्रुप में से CO2 रिमूव होता है, दोनों में से CO2 रिमूव नहीं होता। तो ये एक बात इंपॉर्टेंट थी। क्लियर? उसके बाद हमने दूसरी जीएमपी देखी थी सैबेटियर सैंडरसन रिएक्शन। तो उसमें बात ये थी कि रैनी निकल और प्लेटिनम पैलेडियम, क्लियर, रैनी निकल प्लेटिनम पैलेडियम, ये जो कैटालिस्ट है इनकी हेल्प लेकर के हम क्या करते हैं? तो इनकी हेल्प लेकर के हम रिडक्शन करवाया करते हैं। इनकी हेल्प लेकर के क्या करवाया करते हैं? रिडक्शन करवाया करते हैं। क्लियर? और उस रिडक्शन से हमें जो अल्केन्स हैं वो फॉर्म करा करते हैं। क्लियर? रूम टेम्परेचर पे होता है रैनी निकल वाला जो रिएक्शन है, वो प्लेटिनम पैलेडियम वाला जो है उसमें 300 से 400 डिग्री तक टेम्परेचर की हमें जरूरत रहती है। उसके बाद एक और रिएक्शन हमने देखा था, क्या था? RX। तो RX में से अल्केन बनाने के लिए 2 मेथड था, एक था रिडक्शन और दूसरा था वुड्स मेथड। रिडक्शन में क्या करना है बेटा? तो अलग अलग टाइप के रिडक्शन है, उसमें कुछ कैटालिस्ट हमें याद रखने पड़ते हैं। सबसे बेस्ट था PH3SNH, वो सबसे बेस्ट कैटालिस्ट था। कैटालिस्ट यानी उद्दीपक। क्लियर? इसके सिवा हमने देखा बेटा कि उसके अंदर आप बहुत सारे जो कैटालिस्ट यूज कर सकते हैं, जैसे कि ZnHCl, सोडियम अल्कोहल, AlHG और अल्कोहल। क्लियर? इसके सिवा आपको याद होंगे, मुझे तो याद नहीं है, मैंने जितने भी आपको लिखवाए थे 6-7 एक लिखवाए थे, तो वो आपको याद रखने हैं कि कौन से थे। क्लियर?
उसमें से सिंपली क्या RH में से हमें RH बनाना होता है, RH में से RH, और जब 2RH लेते हैं जिंक के साथ तो R बनता है, उसको हम फ्रैंकलिन रिएक्शन ऐसे नाम से जानते थे। उसके बाद आपको प्रिपेयर होना चाहिए। उसके बाद हमने वुड्स देखा, वुड्स में क्या था, तू RH है तो ना ड्राई थरा रही रे तू नाची तो मी नाच, मतलब कि जितने भी कार्बन का RH ले रहे उससे डबल कार्बन का एक सिमेट्रिक अल्कीन हमें मिल रहा है। कैसा? सिमेट्रिक, समझ रहे हो ना, सिमेट्रिक अल्कीन हमें मिल रहा है, जितने भी कार्बन का RH ले रहे उससे डबल कार्बन का। क्लियर है? ओके, चलो उसके बाद ओके वुड्स के अंदर दूसरा ये बताया था कि जरूरी नहीं आप सोडियम ही यूज करें, आप आयरन भी यूज कर सकते हो, आप Cu भी यूज कर सकते हो, आप Ag भी यूज कर सकते हो। क्लियर? Fe भी यूज कर सकते हो। क्लियर? उसके बाद कोरी हाउस सिंथेसिस, देखो कोरी हाउस सिंथेसिस एक अच्छा रिएक्शन है, एसिमेट्रिक अल्कीन फॉर्म करने के लिए उसका यूज करते हैं कोरी हाउस सिंथेसिस का। उसमें करना क्या है, हमें RH लेना है, 2 मोल ऑफ RH लेना है, पहले उसकी रिएक्शन लिथियम मेटल के साथ करनी है, उसके बाद हमें उसकी रिएक्शन CuX क्यूप्रस हैलाइड, क्योंकि CuX X माइनस होता है Cu प्लस, तो Cu+1 होगा। क्लियर? और भी कहीं Cu+1 था सैंड मेयर में, याद है ना? चलो, तो क्यूप्रस हैलाइड लेंगे हम, उसके साथ रिएक्ट करवाएंगे और लास्ट में उसकी रिएक्शन हम RH के साथ, मतलब कि हैलोजन के साथ, हेलो अल्काइल हैलाइड के साथ करवाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, R डैश प्लस RCuX प्लस LiX। तो ये कोरी हाउस सिंथेसिस था। उसके बाद हमने देखा कॉल्वेज सिंथेसिस। ओके, कॉल्वेज सिंथेसिस मतलब वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो खास करके यूज करा करते हैं हम इवन नंबर ऑफ अल्केन, यानी कि सिमेट्रिक अल्केन बनाने के लिए। उसमें क्या करा करते हैं, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट लिया करते हैं, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, और वाटर में उसका मतलब वाटर के साथ उसका क्या करा करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। एनोड पे हमें क्या मिला करता है, हाँ, एक तो मिला करता है अल्केन, दूसरा मिला करता है CO2। कैथोड पे मिला करता है हाइड्रोजन। क्लियर? और NaOH भी हमें सोल्यूशन में मिला करता है। एट द एंड ऑफ द रिएक्शन pH जो है सोल्यूशन का इंक्रीज करता है। क्लियर? ओके, उसके बाद उसके बाद हमने बर्च रिएक्शन देखी थी। तो बर्च रिएक्शन यानी कि आप अल्कोहल ले लीजिए, अल्डेहाइड ले लीजिए, एसिड ले लीजिए या RH ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, हर एक की रिएक्शन हमें रेड फास्फोरस और HI के साथ करनी होती है। किसके साथ बेटा? रेड फास्फोरस और HI के साथ करनी होती है। सारी की सारी रिएक्शन 150 डिग्री सेल्सियस पे करवाते हैं हम। मोल्स चेंज हुआ करते हैं। अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो कितने मोल HI यूज किया करते हैं? 2। एल्डिहाइड और कीटोन में 4 मोल, और एसिड के वक्त हम 6 मोल तक भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो 1Gem2, 1Gem4, 1Gem4 और 1Gem6 के रेशियो में हम चला करते हैं, और हर बार जो प्रोडक्ट है हमें क्या मिला करता है, अल्केन मिला करता है एज अ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलो उसके बाद क्या देखा हमने, उसके बाद हमने देखा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड। तो कुछ नहीं करना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को क्या कहेंगे बेटा? RMgX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को क्या कहेंगे? RMgX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर हमें पानी डालना है, मतलब उसका हाइड्रोलाइसिस करवाना है। किसका? ग्रिग्नार्ड का। गुजराती में बोले ग्रिग्नार्ड प्रक्रियाનું जड़ विभाजन करવું છે। શું બોલે છે? ग्रिग्नार्ड प्रक्रियाનું जड़ विभाजन करવું છે। किसकी प्रेजेंट में किया जाता है हाइड्रोलाइसिस? तो मिनरल एसिड जैसे कि HX, कोई भी हैलो एसिड आप ले सकते हो। होगा ये कि जो MgOH बनके बाय प्रोडक्ट मिलेगा और मेन प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा? अल्केन। समझ रहे हैं? चलो, सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें क्लियर हो रही है। दूसरा आपको याद रखना था रिडक्शन वाले टॉपिक में कि जो PH3SNH है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हर में से हमें मतलब अल्केन बना के देगा। बाकी के लोग प्राइमरी सेकेंडरी से तो अल्केन देंगे लेकिन टर्सरी से अल्कोहल दे देते हैं। क्लियर? तो वो एक ध्यान रखने वाली बात थी। चलो इसके बाद वुल्फ किस्नर क्लेमेंसन। वुल्फ किस्नर क्लेमेंसन, वुल्फ किस्नर में याद रखेंगे NH2NH2 हाइड्रोजीन, उसके साथ बेस और इथिलीन ग्लाइकोल। अल्डिहाइड और कीटोन में से स्पेशल अल्केन बनाने का ये रिएक्शन है। याद रखते जाएंगे बच्चे, अल्डिहाइड और कीटोन में से अल्केन बनाने का ये रिएक्शन है। क्लियर? उसमें
एल्डिहाइड कीटोन में से हमें अल्केन मिलेगा। क्लियर, NH2 KOH और इथिलीन ग्लाइकोल हम यूज करा करते हैं। उसके बाद था क्लेमेंसन। क्लेमेंसन में क्या यूज करना है? जिंक एमालगम। क्या यूज करना है? जिंक एमालगम। 11th वालों को पता होगा एमालगम किसे बोलते हैं? किसी भी मेटल का मर्क्यूरी के साथ जो सोल्यूशन होता है। सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन चैप्टर में हमने देखा ये चीज। क्लियर, वो टेबल जब ड्रॉ करवाया होगा तब। ओके, तो मर्क्यूरी एमालगम लेंगे और कंसंट्रेटेड क्या लेंगे? HCl। तो हमें मिल जाएगा बेटा फिर से अल्केन। क्या मिलेगा? अल्केन। एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताई थी मैंने कि अगर उसके अंदर +M > -I वाला ग्रुप जुड़ा है तो वुल्फ किस्टनर में जितने कार्बन है उतने ही कार्बन का अल्केन मिलेगा, लेकिन क्लेमेंसन में एक कार्बन हमें कम करना है। तो क से क क्लेमेंसन में कम करना है। क्या याद रखेंगे? क से क क्लेमेंसन में कम करना है। समझे? क्लेमेंसन में कम करना है, बस, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ सकता हूं मैं? चलो, अभी हमारा जो टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। क्लियर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल मतलब जनरली अल्कोहल की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज रहती है। क्लियर, उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। अगर जिया मेरे साथ लेक्चर में जुड़ी है तो वो हाय लिख के भेज दे ताकि मेरे को पता चले कि वो लेक्चर में है। नहीं है अगर तो कल से जुड़ जाना है। क्लियर, ओके। बाकी भी कोई अगर है, पाटिल वगैरह, राजेश, तो भी हाय लिख के भेज सकता है। चलो, ओके, हम देख रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। ओके, चलो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में ध्यान रखना है, अल्कोहल जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन पोलर। अब नॉन पोलर की वजह बता देता हूँ। अल्कोहल जनरली क्या है? मान लो CH3 CH3 है, या तो CH3 CH2 CH3 है ना। अल्कोहल नॉन पोलर यानी अध्रुवीय। क्लियर, तो होगा ये कि यहाँ पे एक तो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, दूसरा बॉन्ड कौन सा होता है? कार्बन हाइड्रोजन। एक जो बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन है, दूसरा बॉन्ड जो है वो कार्बन हाइड्रोजन है। समझ रहे हो ना? अब कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है? सेम होती है। कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना ज्यादा डिफरेंट नहीं है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, हाइड्रोजन की 2.1 है, यानी कि जो डिफरेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो बहुत कम है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंट ही नहीं है तो बेटा यहाँ पे पोलैरिटी नहीं आएगी। पोलैरिटी कब आएगी? जब कार्बन के साथ फ्लोरीन जुड़ेगा। तो ये क्या होगा? 2.5, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा तभी तो जाके क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर नीचे होगा। क्लियर, अल्केन की बात कर रहा हूं। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन। हम क्या पढ़ रहे हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन। तो अल्केन जो होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? नॉन पोलर। वजह इसकी ये है कि अल्केन के अंदर कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ करते हैं, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट बहुत ही कम हुआ करता है। इसकी वजह से अल्केन कैसे होते हैं? नॉन पोलर। कैसे होते हैं? नॉन पोलर। ओके, दूसरा एक चीज ये ध्यान रखें कि नॉन पोलर होने की वजह से इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर। गुजराती मीडियम के बच्चे समझ रहे हैं? पानी में अद्राव्य હોય છે, अध्रुवीय હોય છે। क्लियर, नॉन पोलर होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। और इंग्लिश थोड़ा थोड़ा सीखने लगो, क्योंकि आपको बता दूं 12th वालों से पूछ लो। मेरा अगर मान लो मैं ऐसा, आप ये भी सोच सकते हो कि साहेब ने बे लेक्चर ना लेवा पड़े એટલે એવું કરે। 12મા વાળાને પૂછી લો કે MCQ સોલ્વ કરતી વખતે શું થઈ રહ્યું છે। તમે આયલન કે આકાશ કઈ બી ગુજરાતી મીડિયમની બુક લઈને બેહી જાઓ, ઇવન તમારી વાત છોડો, મને પ્રોબ્લેમ થઈ રહી ક્વેશ્ચન કહેવા શું માગે વાંચવામાં। ઇંગ્લિશમાં વાંચું તો જ ખબર પડે ક્વેશ્ચન શું કહી રહ્યો છે। बैठा युवराज निकुल, તમે વાત કરી શકો, હું નીકળું એન પછી। ક્લિયર, ઓકે। તો નોન પોલર, ઇનસોલ્યુબલ ઇન વોટર, soluble in organic solvent, soluble in organic solvent, soluble in organic solvent मतलब कि जो कार्बनिक द्रावकों है एमा द्राव्य है, जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उसमें सॉल्युबल होता है। याद रखें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं? तो ईथर होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कौन होता है? ईथर। उसके बाद CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, क्लियर, बेंजीन, क्रेसॉल। तो ये सारे के सारे जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं और सारे आपको पता है, मैंने 11th 12th दोनों को इनके नाम पढ़ा के रखे हैं। क्रेसॉल पता है ना, CH3OH। कुछ पता नहीं होगा, रिसोर्स इनॉल, क्रेसॉल, कैटेकोल, बहुत सारा पढ़ाया था मैंने। क्लियर, ओके। तो नॉन पोलर, इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्लियर, किसके लिए? अल्केन्स के लिए। जो इनिशियल मेंबर होते हैं इनके, क्लियर, इनिशियल मेंबर यानी
इनके जो शुरुआती जो सभ्य होते हैं, क्लियर, इनिशियल मेंबर, वो वॉलेटाइल हुआ करते हैं। कैसे हुआ करते हैं? वॉलेटाइल हुआ करते हैं, और कुछ तो गैस ही होते हैं, कुछ तो कैसे होते हैं? गैस। मतलब इनका अगर सॉलिड भी है तो वॉलेटाइल बनेगा, इनका अगर सॉलिड भी है तो कैसा बनेगा? वॉलेटाइल। और इनिशियल मेंबर तो कैसे हुआ करते हैं? गैस। जनरली ये पाया गया है कि इनमें C1 से लेके C7 तक जो है वो गैस है। C1 से लेके C7 तक गैस है, C7 से C14 तक जो है वो लिक्विड है, और उसके बाद वैक्सी सॉलिड है ना। मैं जो बोल रहा हूँ याद रखना, वैक्सी सॉलिड, नॉट अ सेक्सी सॉलिड। चलो समझ रहे हो ना? ओके, कैसे है? वैक्सी सॉलिड, मतलब सॉलिड तो है लेकिन बिल्कुल टूथपेस्ट जैसे है, समझ रहे हो ना? ओके, उस टाइप से। और जो सॉलिड है वो भी वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल है मतलब पड़े पड़े उड़ जाते हैं, कैंपर के जैसे, है ना। कैंपर तो होता है ना, हाँ, जब पेशाब करने जाते हो तब जो होते हैं ना छोटी छोटी ऐसे पड़े होते हैं टब में, हाँ, उसी को बोलते हैं कैंपर। वॉलेटाइल रहते हैं। ओके, खाली थियोरेटिकल बातें हैं, क्लियर। दूसरी एक चीज ध्यान रखना है, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू होता है मॉलिक्यूलर मास। बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता रहता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता रहता है, क्लियर। मान लीजिए ये CH4 है, मिथेन, इससे मैं CH3 ले लूँ, इथेन, क्लियर। फिर मैं ले लूँ CH3 CH2 CH3 प्रोपेन। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी उसके साथ बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। बॉइलिंग पॉइंट यानी उत्कलन बिंदु आणविक दળ વધવાની સાથે વધશે, क्लियर। ओके, चलो दूसरा एक चीज ध्यान रखना है कि अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए जो ऑर्डर है वो है नॉर्मल आइसो नियो। क्या है? नॉर्मल आइसो और नियो। कुछ बातें आपको पता है इसीलिए आपको कॉमन लगेगी, लेकिन 11th वाले बच्चों के लिए नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट के लिए जो दूसरी बात है वो क्या है? नॉर्मल आइसो नियो। मान लो कि सेम है, मेरे पास अब ये है CH3 CH2 CH2 CH3, नॉर्मल ब्यूटेन है। क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन। दूसरा मेरे पास है CH3 CH CH3 और CH3, आइसोब्यूटेन है। क्या है? आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन का नियो नहीं बनता, ब्यूटेन का नियो नहीं बनता। चलो मैं पेंटेन ले लेता हूँ ताकि मैं नियो बना सकूँ। चलो, नॉर्मल पेंटेन है, ये वाला आइसोपेंटेन है, और ये है मेरे पास नियो पेंटेन। क्या है? नियो पेंटेन। तो इनका अगर मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो सेम आएगा, क्योंकि सभी का फॉर्मूला क्या है? C5H12, मतलब सभी क्या है? CnH2n+2। पता है ना अल्केन क्या होते हैं? CnH2n+2। तो सभी का मॉलिक्यूलर मास तो बेटा सेम आएगा। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे ये देखना है कि वान डेर वाल्स अट्रैक्शन किस में ज्यादा है। क्या देखना है? वान डेर वाल्स अट्रैक्शन किस में ज्यादा है। सचिन सर ने आपको पढ़ाया होगा वान डेर वाल्स बॉन्ड, है ना। आपने स्टेट ऑफ मैटर देखा ना, तो उसमें वान डेर वाल्स बॉन्ड के बारे में बताया होगा आपको, जो एक यूनिवर्सल बॉन्डिंग होती है। वान डेर वाल्स बॉन्डिंग होता ही है कि जितना सरफेस एरिया ज्यादा होता है, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होता है उतना वान डेर वाल्स बॉन्ड स्ट्रांग होता है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है कि लीनियर है। कैसा है? लीनियर। यहाँ पे ब्रांच पड़ रही है। क्या पड़ रही है? ब्रांच। अब देखो मैं ऐसे करके किसी को हक करता हूँ तो टचिंग कैसा होगा एक दूसरे से? ज्यादा। अब हक करूँ तो पेट अड़से ने पछी बीजू तो अड़े नहीं कहीं। चल, तो बात यह है कि इसमें क्या है कि ये ब्रांच जो बन रही है वो एक दूसरे के साथ इनको टच करने के लिए जो सरफेस एरिया दे रही है वो कैसा दे रही है? कम। नहीं, इसमें ज्यादा। तो ये क्या एक दूसरे के साथ ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, तो इनमें वान डेर वाल्स बॉन्ड ज्यादा होगा क्योंकि एरिया ज्यादा है। क्या है? एरिया ज्यादा है। समझ रहे हो ना? तो इनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं नॉर्मल के। किसके मुकाबले? आइसो और नियो के मुकाबले। समझ में आ रही है बात? ओके, क्लियर। दूसरा एक चीज ध्यान रखना, डेंसिटी। चलो ये लिख दिया आपने, मेरे साथ ही लिखते रहना है ताकि, और आप स्क्रीनशॉट खींचते रहिए, है ना। चलो ओके, चलो दूसरी एक चीज है बेटा डेंसिटी। क्या है? ओके, बॉइलिंग पॉइंट में समझ में आ गया, नॉर्मल आइसो नियो। एक मेल्टिंग पॉइंट के लिए सुन लो, मेल्टिंग पॉइंट के लिए एक चीज यहाँ पे दी है, वो थोड़ा जो ट्रेंड है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है मेल्टिंग पॉइंट के लिए। मेल्टिंग पॉइंट समझते हो? गलन बिंदु। मेल्टिंग पॉइंट यानी गलन बिंदु। तो मेल्टिंग पॉइंट में ऐसा बताया गया है कि इवन नंबर ऑफ अल्केन उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है ऑड नंबर ऑफ अल्केन से। किनसे? ऑड नंबर ऑफ अल्केन से। तो जो इवन नंबर के अल्केन है उनका ज्यादा है किससे? ऑड नंबर से। इवन यानी बे की संख्या, ऑड यानी एक ही संख्या, क्लियर। एक एग्जांपल से समझो, मेरे पास C16 का अल्केन है। C16 का अल्केन मतलब आप समझ लो हेक्साडेकेन। क्या है? हेक्साडेकेन। दूसरा है C15 का। किसका है? C15 का। और एक है C17 का, मतलब 15 वाला पेंटाडेकेन, 17 वाला हेप्टाडेकेन और ये हेक्साडेकेन।
होगा ये, इससे इसका ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट, इससे भी इसका ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट। वजह इसकी ये है, ये वाला जो है वो इवन नंबर है, ये दोनों क्या है, ऑड नंबर। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि C 16 है मेरे पास और C 19 है। चलो इन दोनों में से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, तो फिर 19 वाले का होगा। तो फिर किसका होगा, 19। अब इवन ऑड वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, इवन ऑड वाला फॉर्मूला तब लगाना है जब डिफरेंस कितना है, 1 का है। समझ रहे हो ना। मान लो अभी एलन में आप पढ़ोगे तो आपको ये दिया है कि इवन का ज्यादा है ऑड का कम है। आप कोई भी बुक देखोगे तो ये दिया है इवन का ज्यादा है ऑड का कम है, लेकिन कब तक, जब तक डिफरेंस माइनर है तब तक। डिफरेंस अगर बढ़ रहा है, मान लो आपको दिया है C2 है और उसके सामने C7 है, भाड़ में गया इवन नंबर, किसका ज्यादा आएगा, ऑड का। क्लियर, समझ गए। मतलब इरेगुलर टैंड है, ये बात सही है, लेकिन इतना भी इरेगुलर नहीं है, मॉलिक्यूलर मास को तो वैसा भी फॉलो करता है। तो ये बात थी बेटा किसकी, मेल्टिंग पॉइंट की। किसकी बात थी, मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि गलन बिंदु पे हमने बात कर दी। दूसरी बात हमने करनी है डेंसिटी के ऊपर। किसके ऊपर, डेंसिटी। डेंसिटी समझते हो, घंटा, अरे घंटा क्या होता है, घंटा। घंटा तो मंदिर में होता है ना। चलो ओके, नेगेटिव मत सोच रखो, है ना, अच्छी सोच रखो। सुबह सुबह भगवान का टाइम है आरती का। चलो जो है डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी जिसको हम डी बोलते हैं, होता ये है कि अल्केन जो है वो लोअर डेंसिटी वाले होते हैं। तो ऑल अल्केन आर लाइटर देन वाटर। इस दुनिया में कोई भी ऐसा अल्केन नहीं है जिसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है। हर एक अल्केन की डेंसिटी कम होती है वाटर से। लिमिटिंग डेंसिटी ऑफ अल्केन, लिमिटिंग डेंसिटी ऑफ अल्केन। चलो लिमिटिंग डेंसिटी ऑफ अल्केन, लिमिटिंग यानी ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं। लिमिटिंग का मतलब है ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं। लिमिटिंग डेंसिटी ऑफ एल्केन जो होती है वो 0.8 ग्राम पर ml होती है। लिमिटिंग डेंसिटी ऑफ एल्केन कितनी होती है, 0.8 ग्राम पर ml। मतलब अल्केन की मैक्सिमम डेंसिटी कितनी होगी, 0.8 ग्राम पर ml। उससे ज्यादा किसी अल्केन की डेंसिटी कभी नहीं होगी। समझ रहे हो। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 होती है भाई। वाटर की डेंसिटी 1 होती है। मतलब कोई सा भी अल्केन ले लो वाटर से तो वो लाइटर रहेगा। इसलिए होता ये है कि कोई भी अल्केन अगर आप वाटर में डालोगे तो वो अल्केन जो है वाटर पे फ्लोट करेगा। क्या करेगा, फ्लोट मतलब समझ रहे हो ना, तैरेगा। किस पे, वाटर। मान लो आप साइक्लो अल्केन भी ले रहे हो, कोई किसी ने अगर साइक्लोहेक्सेन भी ले लिया, क्या लिया, साइक्लोहेक्सेन, तो वो भी वाटर पे क्या करता रहेगा, तैरता रहेगा। इसकी वजह यह है कि लिमिटिंग डेंसिटी ऑफ अल्केन जो होता है वो 0.8 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर। और इसकी वजह से जनरली अल्केन क्या करते हैं, वाटर के ऊपर फ्लोट किया करते हैं। क्लियर। दूसरा ये ध्यान रखना है कि डेंसिटी जो है वो भी प्रोपोर्शनल रहती है किसके, जीएमएम के। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता रहता है वैसे वैसे डेंसिटी भी साथ में बढ़ती रहती है। क्लियर है बेटा। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ेगी। आप मेरे साथ लिख रहे हो हर एक चीज को और साथ में समझ भी रहे हो। गुजराती वळंग खाओ पड़े छे बेटा, पढ़ती हशे। क्लियर। चलो नहीं पढ़ती तो तुम मैंने एक इशारो करी शको छो। क्लियर। चलो जसपाल भाव नहीं आए हैं, जसपाल जी नहीं आए, क्यों, कोई खास वजह। ओके, कुछ लोग हमारे साथ हैं। इंडियन लव सॉन्ग, वाह पडियार नीरव मुकेश भाई। ओके, हाय नीरव, गुड मॉर्निंग। राजेश प्रजापति, ओके चलो, हाय राजेश। चलो है, मतलब अपनी फैंस फॉलोइंग थोड़ी बहुत है ऐसे। चलो ओके, देखो अब जिया जाड़ी तो हुई रहे, हाँ पढ़ी रहे खाई पी। चलो देखो अब ओके, अब चलो पार्टियों के भी खुश थी, बगल लेवा देवा वाली। चलो ओके, क्या बात करी मैंने, डेंसिटी। ओके, एक मस्त बात याद आई थी यार, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या, सॉलिबिलिटी। ओके, सॉलिबिलिटी। तो पहले तो मैंने बोल दिया कि ये लोग इनसॉल्युबल होते हैं। पहले तो मैंने यही बता दिया कैसा होते हैं, इनसॉल्युबल। लेकिन फिर भी अगर जबरदस्ती आपको सॉलिबिलिटी देखनी है, फिर भी अगर जबरदस्ती सॉलिबिलिटी देखनी है तो सॉलिबिलिटी प्रोपोर्शनल टू 1/GMM होता है। क्या होता है, सॉलिबिलिटी प्रोपोर्शनल टू 1/GMM। और GMM अगर सेम है
तो नॉर्मल आइसोनियो। जीएम अगर सेम है तो क्या होगा? नॉर्मल आइसोनियो। मतलब कि आप ये मत सोचना कि सॉल्युबिलिटी बॉइलिंग पॉइंट से उल्टी है, उल्टी नहीं है, उल्टी भी है साथ भी है, समझ रहे हो ना? यहां पे ऐसा लग रहा है कि सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल टू 1/GMM, मतलब बॉइलिंग पॉइंट से उल्टी है, लेकिन यहां देखेंगे तो सेम है। बॉइलिंग पॉइंट में भी यही था, नॉर्मल आइसोनियो, और जीएम सॉल्युबिलिटी में भी यही है। समझ गए? क्लियर हो रहा है? मास बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी कम होगी क्योंकि डेंसिटी बढ़ेगी। क्लियर? ओके, चलो और आगे देखते हैं। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन के अंदर इतनी ही बातें हैं हमारे पास और कुछ भी बातें नहीं है। अब देखते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन। क्या देखते हैं? केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन। चलो, तो केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन, उसमें अंदर पहली बात है ऑक्सीडेशन। क्या है? ऑक्सीडेशन। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन के अंदर पहली जो बात है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बारे में आप सब अच्छे से जानते हो। ऑक्सीडेशन 3 टाइप के होते हैं अल्केन के। एक होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, एक क्या होता है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। दूसरा होता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। तीसरा होता है कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। क्लियर? तो अल्केन की जो ऑक्सीडेशन है वो 3 टाइप से है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन एंड कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन कब हुआ करता है? जब ऑक्सीजन ज्यादा मिला करता है, जब ऑक्सीजन ज्यादा मिला करता है, मतलब व्हेन ऑक्सीजन इज एक्सेस, व्हेन ऑक्सीजन इज एक्सेस, जब ऑक्सीजन ज्यादा पाया जाता है तब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हमें देखने को मिलता है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कब मिला करता है बेटा? तो व्हेन ऑक्सीजन इज LR, व्हेन ऑक्सीजन इज LR। LR समझते हो? ए डार्लिंग, चलो LR समझते हो? LR मतलब लिमिटिंग रिएजेंट। जब ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट के जैसे काम करेगा तो वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। जय और जय हैं। चलो ओके। उस कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन का मतलब है उद्दीपकीय ऑक्सीडेशन। एंड तू भी कैन पूछे है ना आवड़ से गुजराती। चलो देखो, अब कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन का मतलब है उद्दीपकीय ऑक्सीडेशन, मतलब जिस ऑक्सीडेशन के लिए हमें किसी ना किसी कैटालिस्ट की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए हमें किसी ना किसी उद्दीपक की जरूरत पड़ेगी, उसको बोलते हैं कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। क्लियर है? संपूर्ण ऑक्सीडेशन, अपूर्ण ऑक्सीडेशन અને उद्दीपनीय ऑक्सीडेशन। क्लियर? ओके। पहले देखेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन, उसका जनरल फॉर्मूला क्या है। तो जनरली ये होता है कि हमारे पास अल्केन जो होता है वो ये होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। और ये जो है इसको हम कंबस्टन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कंबस्टन। कंबस्टन समझते हो? दहन कहते हैं उसको हम। क्या कहते हैं? दहन, कंबस्टन। कंबस्टन में आपको पता है क्या होता है कि हमारे पास अल्केन होता है, उसको हम O2 की प्रेजेंट में कंबस्टन करवाया करते हैं, तो हमें क्या मिला करता है? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। क्या मिला करता है? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ये कंबस्टन का एक जनरल फॉर्म है। अल्केन है, उसको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमने हीट किया, हमें क्या मिल गया? CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। बहुत ज़्यादा एनर्जी मिला करती है। कंबस्टन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ये बात हमें थर्मोडायनेमिक्स में भी फिर से देखनी है। કમ્બસ્ટન ઇઝ ઓલવેઝ એક્ઝોથર્મિક રિએક્શન। દહન એ ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા છે અને આ સત્ય પરમ સત્ય છે, એના આગળ આર્ટિકલ ધ એ વાપરીશું આપણે। ક્લિયર? ઓકે। ધ કમ્બસ્ટન ઇઝ एक्सोथर्मिक। ओके, मतलब इसके लिए हम डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव लेंगे। जनरल फॉर्म इसका हमें याद रखना है कि हमारे पास अल्केन है CnH2n+2, और हम जो यहाँ पे O2 लेंगे, कितने O2 लेंगे? तो 3n+1/2, 3n+1/2। O2 हमें कितने लेने? 3n+1/2। n मतलब नंबर ऑफ कार्बन, n मतलब नंबर ऑफ कार्बन। तो हमें यहाँ पे क्या मिलना है? तो CO2 मिलना है, प्लस हमें यहाँ पे क्या मिलना है? H2 मिलना है, और साथ में हमें क्या मिलनी है? एनर्जी मिलनी है। CO2 हमें कितने मिलने हैं? तो NCO2 मिलने हैं। CO2 हमें कितने मिलने हैं? तो NCO2 मिलने हैं। और वाटर मॉलिक्यूल कितना मिलना है? तो N+1। वाटर मॉलिक्यूल कितना मिलना है? N+1। अगर ये जनरल फार्मूला पता है तो बहुत सारी जगहों पे हमें रिएक्शन को बैलेंस करने में दिक्कत नहीं होगी। अगर ये जनरल फार्मूला हमें पता है तो बहुत सारी जगहों पे रिएक्शन को बैलेंस करने में हमें दिक्कत नहीं होगी। मान लो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, है ना, कि मेरे पास C3H8 है। C3H8 बोले तो प्रोपेन है। क्या है? प्रोपेन।
और मैं इसका कंबस्टन करवा रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे क्या मिलेगा। क्लियर है? ओके, आइए देखते हैं क्या मिलेगा अगर हम प्रोपेन का क्या करते हैं बेटा, कंबस्टन। चलो, तो प्रोपेन है C3H8 है। ऑक्सीजन कितना लेना पड़ेगा, तो 3n + 1/2, मतलब कि 3n मतलब कितने हैं कार्बन, 3, मतलब 9 + 1 10/2 मतलब 5, मतलब पता चल जाएगा कि हमें 5 O2 लेना है। कितना O2 लेना है, 5। ओके, CO2 कितना मिलेगा, n CO2, n कितना है 3, मतलब कितना मिलेगा 3 CO2। और वाटर कितना मिलेगा, n + 1 मतलब वाटर मिलेगा 4 H2O। कोई मगजमारी नहीं है बैलेंसिंग के लिए, बैलेंसिंग के लिए कोई मगजमारी नहीं है अगर आप ये जनरल फॉर्मूला याद रखते हो तो। अगर आप याद नहीं रखते हो तो आपको बैलेंसिंग के लिए बहुत अपना दिमाग जो है वो यूज करना पड़ेगा। इससे अच्छा है आप बेटा जनरल फॉर्मूला याद रख के जाइए ताकि ज़्यादा दिमाग यूज ना ही करना पड़े, और जितना कम यूज करो उतना ही अच्छा है दिमाग को। ठीक हो गया ना? ओके, तो ये था कंबस्टन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हुआ करता है, मतलब कि हम अगर एयर के अंदर, हवा के अंदर ऑक्सीजन के साथ अगर अल्केन को हीट करते हैं तो हमें क्या मिला करता है, CO2 प्लस वाटर मिला करता है, और बहुत सारी एनर्जी भी इस रिएक्शन में रिलीज हुआ करती है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन क्या है, मान लो कि ऑक्सीजन बहुत ही कम है, ऑक्सीजन बहुत ही कम है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। उस टाइम पे क्या होगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। तो उस टाइम पे होगा ये कि अगर हम CH4 को ऑक्सीजन के साथ हिट कर रहे हैं तो हमें CO2 + H2O के बदले CO + H2O मिलेगा। क्या मिलेगा, CO + H2O। यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। बैलेंस आप रिएक्शन को कर सकते हैं, CO भी मिल सकता है, कभी कभार उससे भी कम है अगर ऑक्सीजन, कभी कभार ऑक्सीजन उससे भी कम है। तो अगर हम मिथेन नहीं ऐसा, मिथेन लो चाहे इथेन लो, कोई भी, इथेन लिया होता तो 2 CO मिलते, प्रोपेन लिया होता तो 3 CO मिलते, और मिलता CO। ब्यूटेन लिया हो तो 4 CO, बाकी H2O। मिथेन और O2 के साथ हीट करने पे कभी हमें C + H2O मिलता है, इसे हम कॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉक। C + H2O, इसे हम क्या कहते हैं, कॉक, या इसे कार्बन ब्लैक ऐसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बन ब्लैक। कौन सा अच्छा लगा आपको, है ना? मुझे अच्छा लगता है कार्बन ब्लैक। ये जो है प्रिंटिंग इंक के अंदर यूज होता है। किसके अंदर, प्रिंटिंग इंक, जो आप जेरोक्स निकलवाते हो ना, उसका जो इंक होता है उसमें ये यूज होता है कार्बन ब्लैक। यहां पे एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि इफ ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, इफ ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, then product of combustion is carbon monoxide or carbon डाइऑक्साइड एंड वाटर। यदि ऑक्सीजन हमें ज्यादा मात्रा में प्राप्य है तो जो प्रोडक्ट मिलेगी वो क्या मिलेगी, CO2 और H2O। और यदि ऑक्सीजन कम है तो बेटा हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन ब्लैक से ही संतोष करना पड़ेगा। समझ गए जेठालाल, समझ रहे हो ना? चलो ओके। उसके बाद है कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन जो है तो 12th वाले बच्चों को बताऊंगा, 12th वाले बच्चों को बताऊंगा, आप भी 12th में हो। सरफेस केमिस्ट्री में भी ये टॉपिक आता है, ये टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री में भी आता है। क्लियर, ये टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री में भी आता है। टॉपिक का नाम है सिलेक्टिविटी ऑफ कैटालाइस्ट। टॉपिक का नाम क्या है, सिलेक्टिविटी ऑफ कैटालाइट। कैटालाइस्ट गुजरातीમાં કહેવાય ઉદ્દીપકની વર્ણનાત્મકતા। શું કહેવાય, ઉદ્દીપકની વર્ણનાત્મકता। जब सरफेस केमिस्ट्री में इस टॉपिक को पढ़ना होता है, मतलब सरफेस में से ये चीज कट जाएगी। अब चलो हवे है बेटा, ऑक्सीजन कम है तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन ब्लैक। ऑक्सीजन ज्यादा है तो प्रोडक्ट मिलेगा CO2 और H2O। बात खत्म। चलो ओके, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन समझना है। कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन क्या है कि हमने अगर मिथेन लिया और ऑक्सीजन लिया, हमने अगर मिथेन लिया और ऑक्सीजन लिया, समझना, हमने अगर मिथेन लिया और ऑक्सीजन लिया, हमने अगर मिथेन लिया और ऑक्सीजन लिया, क्लियर? तो दोनों में हमें जो प्रोडक्ट है वो अलग मिलेगा। अगर हम कैटालिस्ट चेंज कर दे, क्या कर दे, कैटालिस्ट चेंज कर दे, ओके। मिथेन और ऑक्सीजन के साथ अगर मैं कैटालिस्ट यूज करता हूं कॉपर या जिंक,
और यहाँ पे कुछ टेम्परेचर रखता हूँ, क्लियर। तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगी वो मिलेगा मिथेनॉल। क्या मिलेगा? मिथेनॉल। क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिथेनॉल। ध्यान रखना है कि अगर मैं कॉपर या जिंक या तो फिर अगर Fe यूज करता हूं, अगर क्या यूज करता हूं Fe, तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलता है? मिथेनॉल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट मिथेनॉल। समझ रहे हो? मतलब ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, लेकिन मुझे प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? मिथेनॉल मिल रहा है। क्लियर? ये ध्यान रखना है। ओके। और मैं मिथेन और O2 की रिएक्शन करवाता हूं और यहाँ पे जो कैटालिस्ट है वो अगर मैं ZnO CrO3 या फिर MO2O3 ऐसा कोई भी कैटालिस्ट यूज करता हूं, क्लियर। ZnO CrO3 या फिर MO2O3 इस टाइप का अगर मैं कैटालिस्ट यूज करता हूं तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा फॉर्माल्डिहाइड। क्या मिलेगा? फॉर्माल्डिहाइड। मतलब ऑक्सीडेशन होकर मुझे जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो क्या है? फॉर्माल्डिहाइड मिलने वाला है। क्लियर? तो यहाँ पे ये है कि ये भी वन टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन ही है। ये भी तो क्या है? वन टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन। यहाँ पे भी तो हम क्या कर रहे हैं? अल्केन को O2 के साथ रिएक्ट समझे गए। लेकिन जब कैटालिस्ट डाल के काम कर रहे हैं और बफरिंग में वो सब होगा, आप तो क्या करें, है ना। अगर कैटालिस्ट डाल के काम कर रहे हैं तो एक बार क्या मिलेगा हमें? मिथेनॉल, और दूसरी बार हमें क्या मिलेगा? फॉर्माल्डिहाइड और H2। क्लियर? समझ गया? ओके। एक तो ये है। दूसरा एक चीज ये दिया है कि अगर हम कैटालिस्ट चेंज करें, अगर हम कैटालिस्ट चेंज करें तो क्या होगा? क्लियर? कैटालिटिक में दो है। कैटालिस्ट में एक हमें ये दिया है कि अगर हम कैटालिस्ट जो है वो ले ले अपना मैंगनीज एसीटेट। क्या ले ले? मैंगनीज एसीटेट। समझ रहे हो? कैटालिस्ट ये वाला ले, मैंगनीज एसीटेट। तो अल्केन जो है वो मैं एसिड देना स्टार्ट कर देगा। क्या देना स्टार्ट करेगा? एसिड। मान लीजिए मेरे पास CH3COOH है। क्या है? CH3COOH। और मैं कैटालिस्ट ले रहा हूँ मैंगनीज डाइएसिटेट। क्या ले रहा हूँ? मैंगनीज डाइएसिटेट। ये एसीटेट है, पता है ना। CH3 क्या बोलेंगे? एसीटेट। चलो CH3COO ट्वाइस और Mn मैंने एसीटेट लिया, करवा रहा हूँ मैं क्या? ऑक्सीडेशन। तो मुझे प्रोडक्ट जो है वो एसिड मिलेगी। इसका आंसर मुझे मिलेगा CH3COOH। क्या मिलेगा? CH3COOH। मान लो मैं हायर अल्केन ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? हायर अल्केन। हायर अल्केन यानी बेटा CH3 CH2N और CH3। आप समझ लो N मतलब 10, आप समझ लो N मतलब 10 या उससे भी ज्यादा, 10 या मोर देन 10। क्लियर? और मैं यही काम कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है कि मैंगनीज डाइएसिटेट लिया, ऑक्सीडेशन करवाया, यहाँ पे मैंने हायर अल्केन लिया। चलो क्या बनेगा? मैंगनीज डाइएसिटेट ले रहा हूँ, CH3CO ट्वाइस Mn हिट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे CH3 निकल के क्या बन जाएगा? COOH। क्या बन जाएगा? COOH। मतलब कि CH3 CH2N वैसे का वैसा, और यहाँ पे लग जाएगा COOH। क्या कहेंगे इसको? कहेंगे फैटी एसिड। पता है आपको? नहीं पता है? बता देता हूँ। जो भी 10 या 12 से ज़्यादा कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं? फैटी एसिड। क्या बोलते हैं? फैटी एसिड। पामिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, है ना, लोरिक एसिड, आपने नाम सुने होंगे। राठौड़ अर्चना, हाय, कैसे हो बेटा? चलो, बफरिंग वगैरह तो हो रहा है, क्लियर। चलो, तू एक आका नंबर में व्हाट्सअप कर दे घरे जाइन, हाँ है ना। तारे स्पीड सारी आवे बस एम बी आप भी पैसा तो ले छो, कोई मफत तो चलाव तो नहीं है अरबुदा वालों, बराबर। एम करता एलू हारू है, 60 MBPS ની સ્પીડ है ને, મહિને 400-500 રૂપિયા 60 MBPS ની સ્પીડ है, તો એવું જ ના નખાઈએ તો તમારે સારું। એટલે હું બદલાઈ દઉં બધું રાઉટર બાઉટર આજ સાહેબને કહી હાલ જ વાત કરીને હેડું। એટલે શું કોઈ ગેરહાજર રહે ને તો આમ સમજાવું, રેકોર્ડ લેક્ચર જોવામાં લોકોને કંટાળો આવે, લાઈવ ટુ લાઈવ ભણે રાખે, સમજે ક્લિયર। તો હું લાઈવ કરી દઉં ને તો શું એ ડીસાવાળાનું પતી જાય ભેગું ભેગું ને આપણું પતી જાય, અને આપણે જે નહીં આવતા એમનું પતી જાય। ચાલો થઈ ગયું। તમને જ શું વાંધો પડે, હું ગમે તે કરું, અંદરથી લાઈવ કરું, લાઈવ કરું, હે वेरी गुड। इथेन लेना था मेरे को, यहाँ पे क्या लेना था? इथेन। अल्केन लेना है तब जाके एसिड मिलेगा,
तो बाकी के सब क्या कर रहे हैं? ऐसे ध्यान रखा करो, आ जाते हो बातों में मेरी। हैं कृपाल, समझ गए क्या होगा? अल्केन तो मिलेगा एसिड। ध्यान रखना, मिथेन में ये रिएक्शन हम नहीं करेंगे। किसमें? मिथेन में नहीं कर सकते। चलो, क्योंकि ऐसा लिखा नहीं है कहीं कि मिथेन में नहीं कर सकते, इसका मतलब कर सकते हो, बाकी नहीं कर सकते तो लिखा होता मेरी बुक्स में। क्लियर? ओके। चलो बेटा, कैटालाइटिक हो रहा है। चलो कैटालाइटिक में एक और देखेंगे, कैटालाइटिक में एक और देखेंगे। देखो कैटालाइटिक में कौन सा देखे हमने? पहला देखा मिथेनॉल बनाने का, दूसरा देखा फॉर्मल्डिहाइड बनाने का, तीसरा देखा एसिड बनाने का। एक और है जो सिर्फ और सिर्फ टर्सरी अल्केन में होता है। किसमें? टर्सरी अल्केन समझते हो? इस टाइप का अल्केन, CH3 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 और H, CH3 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 और H, इसे हम क्या कहते हैं? टर्सरी अल्केन। क्या कहते हैं? टर्सरी अल्केन। इसका ऑक्सीडेशन करवाए KMnO4 कैटालाइसिस से। किससे? KMnO4, जानते हो ना, है ना, बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, पता है कि नहीं? ओके, KMnO4 से इसका ऑक्सीडेशन करें तो इसमें से अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? अल्कोहल। मतलब CH3 C CH3 CH3 और ये बनेगा OH, टर्सरी अल्कोहल। चलो, टर्सरी अल्कोहल का फिर से ऑक्सीडेशन करवाओ KMnO4 से तो क्या होगा? टर्सरी अल्कोहल जो बना, इसका फिर से ऑक्सीडेशन करवाऊं KMnO4 से तो क्या होगा? निकुल, हमने पढ़ा है प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, सेकेंडरी का अल्कोहल होता है, टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ करता, पता है? ये खाली ऐसे ही आप 11th वाले याद ना रखें, आप तो खाली इतना याद रखें, अल्केन है अपने पास। क्या है? अल्केन। उसका ऑक्सीडेशन KMnO4 से करवाया, क्या बना? टर्सरी अल्कोहल। ऑक्सीडेशन करने के लिए, क्या करने के लिए? टर्सरी अल्केन। क्लियर है? तो कैटालाइटिक में कितने हो गए? 3। एक वो मिथेनॉल फॉर्मल्डिहाइड वाला, एक मैंगनीज डायसिटेट और एक हुआ KMnO4। क्लियर है? ओके, खत्म हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में इतना ही है, ऑक्सीडेशन में इतना ही है। तो 3 टाइप से ऑक्सीडेशन हम करवाया करते हैं। ओके, तो अल्केन की सबसे पहली रिएक्शन कौन सी थी? ऑक्सीडेशन। अल्केन में सबसे पहली ऑक्सीडेशन। ओके, अब देखते हैं अल्केन के अंदर सब्स्टिट्यूशन। क्या देखते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अल्केन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अल्केन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अल्केन, या अगर मैं इसे हैलोजिनेशन लिख दूं तो भी गलत नहीं है। मैं यदि अगर इसे हैलोजिनेशन लिख रहा हूं तो भी गलत नहीं है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? तो एक एटम निकलता है, उसके बदले दूसरा एटम जाता है, हैलोजिनेशन। और ये मैंने आप दोनों को पढ़ा दिया है, दोनों बैच को पढ़ा के रखा हुआ है। मान लीजिए मेरे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, क्या फॉलो करेगी? ऑलवेज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो हमें फ्री रेडिकल, एक चीज हमेशा अपने दिमाग में ठोक दो कि जो भी रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है उसके लिए क्या जरूरी है? तो उसके लिए जरूरी है एक तो यूवी। क्या जरूरी है? यूवी। फोटोन लिखा मतलब उसके अंदर सब आ गए, यूवी IR सब आ गए, और यूवी लिखा मतलब यूवी। दूसरा जरूरी है उसमें हाई टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर चलता है? तो 1250 से लेके 4000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चल सकता है। क्लियर? हाई टेम्परेचर जरूरी है, 1250 से 4000 डिग्री तक का टेम्परेचर है तो चलता है। दूसरा मुझे चाहिए यहाँ पे पैरोक्साइड। क्या चाहिए? पैरोक्साइड। क्या चाहिए? पैरोक्साइड। पैरोक्साइड क्या करेगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को ऑलवेज एक्साइट करेगा, मतलब कि फ्री रेडिकल बनवानी क्रिया ने शू कर से उत्तेजित कर से। कौन? पैरोक्साइड। पैरोक्साइड में 2 पैरोक्साइड बहुत ज्यादा यूज करे जाते हैं। एक है H2O2, एक क्या है? H2O2 हाइड्रोजन पैरोक्साइड, और एक होता है डायबेंजोइल पैरोक्साइड।
एक हम ज्यादा यूज करते हैं डायबेंजोइल पेरोक्साइड, क्लियर। और इन दोनों को यूज करते वक्त हम तेल साथ में डाला करते हैं। क्या साथ में डाला करते हैं? तेल। तेल नहीं है, टेल है। क्या है? टेल। टेट्रा इथाइल लेड, क्या बोलते हैं इसको? टेट्रा इथाइल लेड डाला करते हैं साथ में। क्या डाला करते हैं? टेट्रा इथाइल लेड, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं PbC2H5 और 4। क्या लिख सकते हैं? PbC2H5 और 4 टेल। इसका भी साथ में यूज करा करते हैं। ये भी हेल्प करता है रिएक्शन का रेट इंक्रीज करने के लिए। तो जो भी रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे काम करेगी, कोई भी रिएक्शन में अगर हम कहे कि मुक्त मूलक क्रियाविधि ने अनुरूप रिएक्शन થઈ રહી है कोई भी रिएक्शन में, तो તમે સમજી લેવાનું આ બધા નમૂના અંદર હાજર હશે, હશે ને હશે જ। આ બધી આઈટમો એમાં હશે, ક્લિયર। मतलब ટેલ भी હશે, डायबेंजोइल पेरोक्साइड भी हसे, क्लियर। अल्ट्रावायलेट रेज भी हसे, ये सब नमूने अंदर होंगे, क्लियर। ओके करण केम छो? मजामा? जूना दिशाना नमस्कार। चलो ओके थैंक यू। चलो निकाल दो। ओके अब रिएक्शन मैंने आपको ये पढ़ा के रखी है, रिएक्शन पढ़ा के रखी है, क्लियर। आल्केन है, उसके अंदर हेलोजन डालोगे क्या बनेगा? हेलो आल्केन। आपको आती होगी। मान लो मैंने इथेन ले लिया, क्लियर, और क्लोरीन डाला इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेस, क्लियर। सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन, यहाँ से क्लोरीन, क्या बन जाएगा? CH3Cl प्लस HCl। तो वही सारी बातें हैं, वही सारी बातें हैं। मोनोहेलोजिनेशन पूरा टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे वो भी मैंने आपको सिखा दिया, होमवर्क भी दिया था उसके ऊपर से। मान लो आपको ऐसा दे दिया कि भाई ये है, इसके अंदर क्लोरीन डालो, मोनोहेलोजिनेशन करो, कितनी प्रोडक्ट बनेगी। तो जिन्होंने भी मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा है GOC1, उनको पता होगा ये बातें हमने करी है, क्लियर। ओके बात करें यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन की, किसकी बात करें? रेट ऑफ रिएक्शन, क्लियर। ओके तो रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा कि F2Cl2 Br2 और I2, ये रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन, क्लियर। F2Cl2 Br2 और I2 ये रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब फ्लोरिनेशन जल्दी हुआ करता है, क्लोरिनेशन धीरे धीरे, ब्रोमिनेशन उससे भी धीरे, आयोडीनेशन उससे भी धीरे। ध्यान रखना सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन कैसी होती है? सिंगल स्टेप रिएक्शन ये होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन और एक्सोथर्मिक। ये वाली 4 स्टेप रिएक्शन, क्या याद रखें? 4 स्टेप रिएक्शन। आपको पता है मैंने यहाँ पे 4 स्टेप किए थे। कैसे कैसे? मिथेन लिया, उसमें क्लोरीन डाला, क्या बना था? CH3Cl। फिर से क्लोरीन डाला, क्या बना था? CH2Cl2। फिर से क्लोरीन डाला, क्या बना था? CHCl3। फिर क्लोरीन डाला, क्या बना था? CCl4। तो ये वाली रिएक्शन 4 स्टेप होता है, क्लियर। ब्रोमिनेशन एज क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन कैसा होता है? एज क्लोरिनेशन। जैसा होता है क्लोरिनेशन वैसा ही होता है ब्रोमिनेशन। आयोडीनेशन इज सिंगल स्टेप, आयोडीनेशन इज सिंगल स्टेप। और बहुत बड़ी बात है रिवर्सेबल रिएक्शन है। कैसा है? रिवर्सेबल रिएक्शन। तो ये बहुत बड़ी बात है। आयोडीनेशन जो होता है वो एक तो होता है सिंगल स्टेप, ऊपर से रिएक्शन कैसा होता है? रिवर्सेबल। समझ लीजिए बेटा, आपके पास अगर मिथेन है और आप उसके अंदर आयोडीन ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, तो आपको मिलने वाला क्या है? मिथाइल आयोडाइड प्लस HI। लेकिन दिक्कत यह है कि HI जो होता है वो एक्टिव एसिड होता है। कैसा होता है? एक्टिव। तो ये फिर से इसके साथ रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट वापस दे सकता है। तो आयोडीनेशन जो होता है वो एक रिवर्सेबल यानी कि प्रतिवर्ती रिएक्शन होता है। कैसा होता है? रिवर्सेबल। ये नॉन रिवर्सेबल है, ये भी नॉन रिवर्सेबल है, ये भी नॉन रिवर्सेबल है, ओनली ये रिवर्सेबल। सिंगल स्टेप रिवर्सेबल, 4 स्टेप नॉन रिवर्सेबल, दोनों में 4 स्टेप है। क्लियर है? ओके तो ये बात थी किसकी? हैलोजिनेशन। किसकी प्रेजेंस में होता है? समझ गए? पेरोक्साइड, हाई टेम्परेचर, अल्ट्रावायलेट रेस। ऑक्सीजन इसको सप्रेस करता है। ऑक्सीजन कैन सप्रेस दिस रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन द रिएक्शन विल बी सप्रेस। मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आज रिएक्शन है धीमी थी जाए, क्या भी थी जाए? धीमी। अगर पेरोक्साइड किसी रिएक्शन को सपोर्ट करता है तो ऑक्साइड उस रिएक्शन को डिपोर्ट करता है, मतलब डिमोट करेगा। समझ रहे हो?
જે રિએક્શન પેરોક્સાઇડની હાજરીમાં ફાસ્ટ થશે એ બધી જ રિએક્શન ઓક્સાઇડની હાજરીમાં સ્લો થઈ જશે. तो ऑक्सीजन कैन सप्रेस दिस रेट ऑफ रिएक्शन. मतलब ये जो रिएक्शन है वो हमें इन द एब्सेंस ऑफ एयर करनी है, मतलब जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है वहां पे ये सारी रिएक्शन हम करा करते हैं. क्लियर? ठीक है, ओके. मेरे को पानी निकाल के देना थोड़ा बड़ा वाटर बैग में से. चलो विपुल, गला सूखा सूखा पड़ रहा है. चलो, और इसके अंदर बाकी की बातें मैंने आपको बता रखी है ऑलरेडी. यहाँ पे बेटा मोनो हैलोजिनेशन पढ़ाया था, वो आता है ना सबको, 12th वालों मैंने इसमें मोनो हैलोजिनेशन पढ़ाया था, वो आता है ना. ओके. दूसरी रिएक्शन है आइसोमेराइजेशन. क्या है? आइसोमेराइजेशन. और देना आइसोमेराइजेशन. क्लियर? गुजराती में कहवाय समघट्टीकरण. શું કહેવાય? સમઘટ્ટીકરણ. आइसोमेराइजेशन वन टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट. वन टाइप ऑफ क्या होता है ये? रीअरेंजमेंट. आइसोमेराइजेशन वन टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट. जनरली इसका यूज क्या है? तो जो नॉर्मल अल्केन है उसको हम AlCl3 और HCl की प्रेजेंट में, जो भी नॉर्मल अल्केन है उसको हम AlCl3 और HCl की प्रेजेंट में ब्रांचेड अल्केन में कन्वर्ट करते हैं. किस में कन्वर्ट करते हैं? ब्रांचेड अल्केन में कन्वर्ट करते हैं. तो क्वेश्चन ये निकल के आता है कि भैया हमें ऐसा करने की जरूरत क्या है ना? हमें नॉर्मल अल्केन को काहे ब्रांचेड अल्केन में लेके जाना है? क्वेश्चन ये भी निकल के आता है. तो क्वेश्चन निकला कि व्हाई वी कन्वर्ट नॉर्मल अल्केन इनटू ब्रांचेड अल्केन. तो इसके पीछे का रहस्य है कि अल्केन जो है वो यूज एज अ फ्यूल. अल्केन का यूज हम कैसे करते हैं? एज अ फ्यूल. मतलब हम जो भी गाड़ी लेके आते हैं, चाहे आपका गाड़ी डीजल का है चाहे पेट्रोल का है, जो फ्यूल है आपके अंदर गाड़ी के अंदर वो है अल्केन. कौन है? अल्केन. क्लियर? तो हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल किसको? अल्केन. समझ रहे हो ना? ईंधन तरीके अनुपयुक्त है. क्लियर? अब फ्यूल की जो क्वालिटी है, क्लियर, क्वालिटी ऑफ फ्यूल, क्वालिटी ऑफ फ्यूल, उसके लिए एक यूज किया जाता है क्वांटिटी, उसे नाम दिया जाता है ऑक्टेन नंबर. क्या नाम दिया जाता है? ऑक्टेन नंबर. ऑक्टेन नंबर मतलब क्वालिटी ऑफ फ्यूल और क्वालिटी ऑफ गैसोलीन, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेन नंबर. खास करके क्वालिटी ऑफ गैसोलीन, गैसोलीन यानी पेट्रोल, गैसोलीन यानी पेट्रोल. तो ऑक्टेन नंबर क्या होता है? तो क्वांटिटी है फॉर मेजरिंग क्वालिटी ऑफ गैसोलीन. तो अ क्वांटिटी फॉर मेजरिंग क्वालिटी ऑफ ગેસોલિન. ગુજરાતીમાં કહેવાય પેટ્રોલની ગુણવત્તા માપવા માટેની એક રાશિ. પેટ્રોલની ગુણવત્તા માપવા માટેની એક રાશિ એટલે ઓક્ટેન નંબર. પેટ્રોલની ગુણવત્તા નક્કી કરવા માટેનો એક પ્રકારનો એક પર્યાય એટલે ઓક્સિडेशन ऑक्टेन नंबर. એને શું કહેવાય? ऑक्टेन नंबर. अब आपको पता होना चाहिए कि अगर फ्यूल की क्वालिटी बेड है और फ्यूल की क्वालिटी गुड है, फ्यूल की क्वालिटी अगर गुड है तो नॉकिंग नहीं होगा, तो नॉकिंग नहीं होगा. और फ्यूल की क्वालिटी अगर बेड है तो नॉकिंग होगा. क्या होगा? नॉकिंग. नॉकिंग मतलब अपस्फोटन. नॉकिंग मतलब अपस्फोटन. अगर फ्यूल की क्वालिटी अच्छी है तो नॉकिंग नहीं होता है, और फ्यूल की क्वालिटी बुरी है तो नॉकिंग होता है. नॉकिंग से क्या होता है कि अगर हमारी गाड़ी में, हमारे एक्टिवा बाइक में अगर नॉकिंग होता है तो उससे क्या होता है? इंजन और पिस्टन इनको नुकसान होता है. इंजन और पिस्टन को क्या होता है? नुकसान होता है. किससे? नॉकिंग से. नॉकिंग मतलब क्या होता है? तो इरेगुलर कंबस्टन ऑफ फ्यूल, इरेगुलर कंबस्टन ऑफ फ्यूल उसको बोलते हैं नॉकिंग. ઈંધણનું અનિયમિત દહન, ઈંધણનું અનિયમિત દહન એને કહેવાય નોकिंग. अगर हमारी गाड़ी में फ्यूल इरेगुलर वे में कंबस्टन कर रहा है
तो गाड़ी में से एक अलग टाइप की आवाज आएगी। क्या आएगी? आवाज। आवाज आ रही है, इसका मतलब अंदर जो मशीनरी है एक घसाई रही है एक बीजा जोड़े, तो जो आवाज आवे, बाकी तो आवाज के भी आवे। क्लियर? तो उससे क्या होगा कि हमारे गाड़ी के इंजन को और पिस्टन को क्या होगा? नुकसान होगा। क्लियर? अगर हमने बेड क्वालिटी का पेट्रोल या डीजल अपने कार में डलवाया है तो। क्लियर? अब ऑक्टेन नंबर में, ऑक्टेन नंबर के हिसाब से कौन से फ्यूल को अच्छा माना गया और कौन से फ्यूल को बुरा माना गया है। ओके, तो ये देख लेते हैं, निकाल दीजिए। ओके, तो ऑक्टेन नंबर में ये बताया जाता है कि नंबर ऑफ कार्बन, अगर मतलब ये है कि चेन इज 1 अपॉन ऑक्टेन नंबर। चेन इज 1 अपॉन ऑक्टेन नंबर, मतलब जितना चेन लंबा होता जाता है उतना ऑक्टेन नंबर कम होता जाता है। दूसरा है ब्रांच प्रोपोर्शनल टू ऑक्टेन नंबर। दूसरा है ब्रांच प्रोपोर्शनल टू ऑक्टेन नंबर। जितनी ब्रांच बढ़ती रहती है उतना ऑक्टेन नंबर क्या होता रहता है? इंक्रीज। मतलब ब्रांच बढ़ेगी तो ऑक्टेन नंबर बढ़ेगा। लॉन्ग होगी चेन, मतलब चेन अगर लंबी हो गई तो ऑक्टेन नंबर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ब्रांच बढ़ती है तो ऑक्टेन नंबर बढ़ता है और चेन बढ़ती है तो ऑक्टेन नंबर कम होता है। क्लियर? और यहाँ पे प्रैक्टिकली क्या बताया गया? तो बताया ये गया कि हमारे पास जो आइसो ऑक्टेन है, क्या है? आइसो ऑक्टेन। क्लियर? दूसरा है हमारे पास नॉर्मल हेप्टेन। क्या है? नॉर्मल हेप्टेन। चलो, नॉर्मल हेप्टेन मतलब स्ट्रेट चेन हैविंग नो ब्रांच। नॉर्मल हेप्टेन मतलब स्ट्रेट चेन हैविंग नो ब्रांच। तो इसका जो ऑक्टेन नंबर है वो है 0। इसका ऑक्टेन नंबर क्या है? 0, मतलब सबसे बेड क्वालिटी का पेट्रोल। क्लियर? और आइसो ऑक्टेन है, उसका ऑक्टेन नंबर है 100। उसका ऑक्टेन नंबर कितना है? 100, मतलब सबसे बेस्ट क्वालिटी का पेट्रोल। सबसे बेस्ट क्वालिटी का पेट्रोल कौन सा होता है? आइसो ऑक्टेन। आइसो ऑक्टेन मतलब ऐसा होता है। क्लियर? मैंने आपको नॉर्मल आइसो न्यू सिखाया होगा। क्लियर? आइसो ऑक्टेन इस टाइप से होता है। 2233 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। 2233 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन, ये होता है आइसो ऑक्टेन। क्लियर? ये होता है आइसो। मैंने आपको सिखाया एक बार नियो, एक बार आइसो नियो, 2 बार आइसो, एक बार नियो आइसो, तो वही बात है ये। क्लियर? ये आइसो है। क्लियर? तो ये आइसो ऑक्टेन है। क्लियर? और इसके अंदर आप देखिए 1 2 3 4 ब्रांच है। कितनी ब्रांच है? 4 ब्रांचेड है। इसकी वजह से इसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है, इसको अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल है। अब ऑक्टेन नंबर के हिसाब से पेट्रोल की ग्रेडिंग होती है। क्या होती है? ग्रेडिंग। मान लो कि कोई मेरे पास अल्केन है, कोई भी अल्केन है, वो 70% आइसो ऑक्टेन जैसा है। 70% किसके जैसा है? आइसो ऑक्टेन के जैसा, और 30% नॉर्मल हेप्टेन के जैसा है। 30% किसके जैसा? नॉर्मल हेप्टेन के जैसा। तो इसका ऑक्टेन नंबर क्या होगा? तो इसका ऑक्टेन नंबर होगा 70। कितना होगा? 70। मतलब कोई भी मिक्सचर कितना मिलता जुलता है आइसो ऑक्टेन से, वो उसका क्या है? ऑक्टेन नंबर। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं? चलो, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मेरे पास एक अल्केन है, वो 10% नॉर्मल हेप्टेन से मैच कर रहा है। किससे मैच कर रहा है? नॉर्मल हेप्टेन से। तो उसका ऑक्टेन नंबर क्या होगा? 90 होगा। 90। 10% मैच नॉर्मल हेप्टेन से कर रहा है, मतलब 90% ऑक्टेन से कर रहा है। क्लियर? ऑक्टेन नंबर क्या होता है? समझ गए? ऑक्टेन नंबर मतलब एक राशि है, एक क्वांटिटी है जो क्वालिटी ऑफ गैसोलीन मेजर करने के लिए यूज करा जाता है। क्लियर? और किसका ज्यादा होता है ऑक्टेन नंबर? ब्रांचेड का। नॉन ब्रांचेड का कम होता है। अब हमारे पास वैसे भी आप जानते हो कि ये जो है पेट्रोल डीजल, ये तो मतलब नॉन रिवर्सेबल सोर्स है। एक बार यूज किया, बात खत्म, वापस मिलने वाले नहीं है, पुनः प्राप्य ऊर्जा स्रोत है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा गैसोलीन का, ताकि हमारी जो नीड्स है वो कंप्लीट कर पाए। अब इस दुनिया में देखा जाए तो ब्रांचेड जो हाइड्रोकार्बन है वो बहुत कम है। ज्यादातर हाइड्रोकार्बन कैसे है? स्ट्रेट चेन। तो हम क्या करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ आइसोमेराइजेशन और बाय द हेल्प ऑफ रीअरेंजमेंट, जितने भी स्ट्रेट है उन सबको कन्वर्ट कर देंगे ब्रांचेड, ताकि उनका ऑक्टेन नंबर हम बढ़ा सके। ऑक्टेन नंबर बढ़ा देंगे तो फ्यूल की क्वालिटी कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और फ्यूल की क्वालिटी बढ़ जाएगी, मजे करो, फिर जिसका पीछा करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना? अब मुंह पे कैसी हंसी आ रही है? चलो।
निकाल दें? ओके। चल अब देखिए मेरे पास है नॉर्मल ऑक्टेन है। क्या है? नॉर्मल ऑक्टेन। मैंने इसके अंदर डाला AlCl3 और HCl। क्या डाल दिया? AlCl3 और HCl। तो ये ब्रांचेड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट होगा? ब्रांचेड। पहली दफा एक ही ब्रांच बनेगी। कितनी ब्रांच बनेगी? एक। मतलब ये ऐसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा। समझ गए? एक ही ब्रांच बनी। अब ये आइसोऑक्टेन नहीं बना है, ये आइसोऑक्टेन नहीं बना है, कुछ बीच का बना है। समझ रहे ना? अब फिर से मैं इसके अंदर क्या डाल रहा हूं? AlCl3 और HCl। जितनी बार AlCl3 HCl डालते रहोगे उतनी बार ब्रांचिंग होती रहेगी। जितनी बार AlCl3 HCl डालते रहोगे उतनी बार ब्रांचिंग होती रहेगी। फिर से ब्रांच बनेगी इसके अंदर। फिर से क्या बनेगी? ब्रांच बनेगी। मान लो 2 ब्रांच और बनी। समझे कि नहीं? फिर AlCl3 फिर HCl। ऐसा कर करके हम इसको क्या बना देंगे? सलमान खान बना देंगे इसको साजिद खान में से। समझे कि नहीं? मतलब जो स्ट्रेट है उसको हम 2-3 बार जरूरत पड़े तो क्या कराएंगे? उसका आइसोमेराइजेशन, और उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? ब्रांचेड में। मान लो अगर मेरे पास नॉर्मल ब्यूटेन भी है। क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन, और मैंने क्या लिया? AlCl3 HCl। तो वो क्या बन जाएगा? आइसोब्यूटेन। क्लियर? इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? आइसोमेराइजेशन या समघट्टीकरण, जिसमें अल्केन जो है वो अपना क्या बनाता है? आइसोमर बनाता है, लेकिन स्ट्रेट में से ब्रांचेड में जाता है। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए? तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। तो जो भी पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं या जो भी ONGC के साथ जुड़ना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो ये आइसोमेरिज्म आपके लिए बहुत हेल्पफुल चीज हो सकती है। क्लियर है? कोई बच्चा हमारे साथ? ओके, नहीं है? चलो ओके, तो ये पढ़ा दिया मैंने बेटा आपको आइसोमेरिज्म। दूसरा होता है पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस या उसको हम बोलते हैं क्रैकिंग। क्या बोलते हैं? क्रैकिंग। पायरोलाइसिस या उसको क्या बोलते हैं? क्रैकिंग, या उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? थर्मल ઉષ્મીય વિઘટન। શું કહેવાય? ઉષ્મીય વિઘટન। गर्मी आलो અને तोड़ो। શું करो? मतलब आप उसको गर्म करो और तोड़ दो। क्लियर? उसको गुजराती में थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होगा? तो आपका जो अल्केन है आप उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस इतना आप टेम्परेचर देंगे अल्केन को, तो वो क्या बनाएगा? तो वो एक तो बनाएगा अल्केन, मतलब लोअर अल्केन। क्या बनाएगा? अल्केन मतलब लोअर अल्केन। कभी कभी वो बना सकता है अल्कीन। क्या बना सकता है? अल्कीन, बट लोअर अल्कीन। कैसा अल्कीन? लोअर अल्कीन। और दूसरा बना सकता है वो साथ में H2। क्या बना सकता है? H2। तो पायरोलाइसिस या थर्मल डिकम्पोजिशन, इससे हमें कितनी प्रोडक्ट मिल सकती है? 3। लोअर अल्केन, अल्कीन एंड हाइड्रोजन। अब देखना है मिथेन है तो ऐसा नहीं होगा। अब मान लो मिथेन है और मिथेन को मैं थर्मल डिकम्पोज करवाऊँ, मतलब मान लो 1000 डिग्री सेल्सियस पे मिथेन को अगर तोड़ रहा हूँ, तो अब इसका कोई अल्कीन बनने का ढांचा नहीं है। इसका थोपड़ा है कि अल्कीन बनाइए? नहीं बना सकता। अब लोअर अल्केन बना पाइए? तो इससे लोअर तो अल्केन भी नहीं होता है। तो इसके हिस्से में खाली क्या आएगी? ये C+H2, मतलब कार्बन ब्लैक और H2 दे, और इससे ज़्यादा इसकी औकात में कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर अपने पास इथेन है तो आप थोड़ा बहुत सोच सकते हो कि भाई इथेन है और आप मतलब मिथेन से लोअर कौन सा होता है? इथेन से लोअर कौन सा होता है? मिथेन। मिथेन मिल जाए आपको, इसका अल्कीन मिल जाए आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ में आपको क्या मिल सकता है? हाइड्रोजन भी मिल सकता है। चलो मैं आपको ब्यूटेन ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? ब्यूटेन। मुझे बताओ क्या क्या बन सकता है ब्यूटेन लेने पे? अगर ब्यूटेन का डिकम्पोजिशन करवाएंगे तो क्या क्या चीजें बन सकती है?
पानी मिलेगा थोड़ा। डिकम्पोजिशन ऑफ ब्यूटेन हमें क्या दे सकता है? देखो क्या देगा, तो एक तो लोअर अल्केन देगा, क्या देगा? लोअर। चलो लोअर में क्या होता है? एक तो प्रोपेन, लोअर में क्या हो सकता है? प्रोपेन, उससे लोअर इथेन, उससे लोअर मीथेन। दूसरा देगा अल्किन, क्या देगा? अल्किन। अल्किन ये अपने साइज के भी दे सकता है, अल्किन ये अपने साइज के भी दे सकता है, मतलब क्या दे सकता है? ब्यूटीन दे सकता है। क्या दे सकता है? ब्यूटीन। और मान लो इसका मर्जी हो गया, ब्यूटीन मतलब ये होगा, ब्यूटीन मतलब ये होगा। मान लो इसकी मर्जी होगी मेरे को ब्यूट 1 इन नहीं देना है, ब्यूट 2 इन देना है, तो भी दे सकता है। ये ब्यूट 2 इन भी दे सकता है, मतलब ऐसे भी दे सकता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ब्यूट 2 इन भी दे सकता है। क्लियर? मान लो इससे लोअर अल्किन देने हैं, क्या देने? लोअर अल्किन, तो भी पॉसिबल है। ये आपको प्रोपिन भी दे सकता है, क्या दे सकता है? प्रोपिन और लोअर अल्किन। और प्रोपिन में 1 इन ही होता है, 2 इन नहीं आता है। और ये आपको चाहे तो इथिन भी दे सकता है, क्या दे सकता है? इथिन। और ये चाहे तो आपको क्या दे सकता है? H2। ज़्यादा नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल होंगे इसके। હવે અમુક તો કે સર આ તો એક है ना, बात तो आखी लाइन है। हाँ तो अपना मम्मी पापा બે જ હોય, પણ એ તારે હા ચલો એ એમની મહેનત ઉપર ડિપેન્ડ કરે કે એમને કેટલું આગળ વધારવું એ બધું। ચલો સમજ્યા કે નહીં? તો એવું है કે આનો ભલે એક રહ્યો પણ એના અંદર નંબર ઓફ મોલિક્યુલ ઘણા है। वहेला ઊંઘી જાય તો આવું જ રહે। ચલો मतलब भाई मिथेन જેવું જ રહે, ખાલી કાર્બન અને H2। हारू कोई लाइव देखतू ना હોય। चलो ઓળખી દઉં, ને તો એમ કહેશે આ ભાટી તો આવું ભણાવે ને છોકરાને મેલાય જ નહીં એમ પાસે। ચલો થઈ ગયું? ઓકે, ગુડ મોર્નિંગ નિખિલ, શું કરો બેટા? ચલો है डिसलाइक विसलाइक तो कोई नहीं है, डिसलाइक वाला बता हम ज बैठा है, कौन करे है? डिसलाइक वाली पार्टी तो बड़ी छाती ऊपर है। चलो ओके, ऑक्टेन नंबर समझाई दीधું ને તમને મેં। क्वालिटी ऑफ पेट्रोल, बीजू आवे सिटेन नंबर। શું આવે? सिटेन नंबर। क्लियर? એ સમજાઈ દઉં सिटेन नंबर। तो ये क्वालिटी ऑफ डीजल है, सिटेन नंबर। सिटेन नंबर એ શું है? क्वालिटी ऑफ डीजल। डीजल खबर है ने? મારી ગાડી ડીઝલ है, એવી રીતે તમારી ગાડી પેટ્રોલ है। કેવી રીતે? તો ક્વોલિટી ઓફ ડીઝલ એને કહેવાય સિટેન નંબર। ક્વોલિટી ઓફ ગેસોલિન ને શું કહેવાય? ઓક્ટેન નંબર। કોનો 0 है, કોનો 100 है? तो ध्यान रखજો, हेक्साडेकेन, हेक्साडेकेन આનો है 0, हेक्साडेकेन નો है 0 અને अल्फा नेफ्थलीन, अल्फा नेफ्थलीन एनो है 100, एनो शू है 100, सिटेन नंबर। क्लियर? एना क्वालिटी ऑफ डीजल है। चलो सिटेन नंबर ने गुजराती में सिटेन नंबर ज कहेवाय। क्लियर? अने 100 कोनो है ने 0 कोनो शू है? जयला तारे हाँ सारू, मने पूछवानुं जे होय ने गाल दे खोपचीम लई जई। चलो થઈ ગયું ને? ઓકે થઈ ગયું। हाँ तू पिक्चर देख तो पकड़ायो, हजी कीधुं नहीं मैं तारा बापाने। हाँ शू नहीं, शू थी जाए हमने। चलो क्या था? मेहनत करजे, छन मोनू न कर, निकाल दूँ। चलो दूसरा आता है एक फ्लैश पॉइंट। क्या आता है? एक आता है फ्लैश पॉइंट। क्या आता है? फ्लैश पॉइंट। गुजराती खबर नहीं है मैंने आनू। फ्लैश पॉइंट, फ्लैश पॉइंट शू है? तो कोई भी फ्यूल हवामां केटला टेम्परेचरे जाते सळगवानुं चालू कर दे एने एनो फ्लैश पॉइंट कहेवाय। कोई भी ईंधण कया तापमाने कया टेम्परेचर पर हवा मूको ने जाते हळगवा लागे तो ए एनो शुं कहेवाय? फ्लैश पॉइंट। शुं कहेवाय? फ्लैश पॉइंट। a minimum temperature at fuel combust themselves in air। क्लियर? तो एने कहेवाय फ्लैश पॉइंट। शुं कहेवाय? फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट्स इज डिपेंड्स ऑन लोकल टेम्परेचर ऑफ कंट्रीज। फ्लैश पॉइंट्स इज डिपेंड्स ऑन
લોકલ ટેમ્પરેચર ઓફ કન્ટ્રીઝ, મતલબ એ ડિપેન્ડ કરશે કે તમે કયા દેશમાં હો એના ઉપર. સમજણ પડી? એક એક્ઝામ્પલ આલ્યું है કે જે કેરોસીન है, શું है? કેરોસીન. તો અલગ અલગ કન્ટ્રીમાં એના ફ્લેશ પોઈન્ટ અલગ અલગ है. કેરોસીનના ફ્લેશ પોઈન્ટ અલગ અલગ કન્ટ્રીમાં અલગ અલગ है. વાત કરીએ ઇન્ડિયાની, તો ઇન્ડિયામાં એનો ફ્લેશ પોઈન્ટ है 44 डिग्री सेल्सियस. કેટલો है? 44 डिग्री सेल्सियस. मतलब 44 डिग्री तक हवाમાં કેરોસીન પડ્યું હોય તો સળગે નહીં, એનાથી ઉપર જાય તો બી સળગવા લાગશે. ક્લિયર? એના પછી ફ્રાન્સ, તો એના અંદર है 35 સેલ્સિયસ. કેટલું है? 35 સેલ્સિયસ. એના પછી ઇંગ્લેન્ડ. ક્લિયર? ઇંગ્લેન્ડ, તો એના અંદર है 23 સેલ્સિયસ. કેટલું है? 23 સેલ્સિયસ. તો જાતે ને જાતે એવું થવાનું ચાલુ થઈ જશે. કોની અંદર? આ લોકોમાં, ઇંગ્લેન્ડ એ બધામાં. ક્લિયર है? ઓકે, ક્લિયર? તો આ ફ્લેશ પોઈન્ટ કેરોસીનનું है. એવું નહીં કેરોસીનનું કોઈ બી ફ્યુલનું હોય, પણ એક્ઝામ્પલ ખાલી કેરોસીનનું આલ્યું હોય. બાકી ફ્લેશ પોઈન્ટ કહેવાય કોને, સમજી ગયા ને? ઓકે. ને આ બધી વાતો કેમ આવી? કેમ કે આલ્કેન જે है એ લોકો ભેગા થઈને શું બનાવતા હોય? ફ્યુલ્સ. એટલે ઓકે, ચલો. એના પછી આલ્કેનમાં શું દેખ્યું? સબસ્ટિટ્યુશન. એના પછી આલ્કેનમાં શું દેખ્યું? આઇસોમેરાઇઝેશન. એના પછી શું દેખ્યું? ડીકમ્પોઝિશન. શું દેખ્યું? ડીકમ્પોઝિશન. હવે એક રિએક્શન है अल्काइलेशन. શું है? अल्काइलेशन. अल्काइलेशन रिएक्शन कही है? अल्काइलेशन. अल्काइलेशन इज अपोजिट ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन. अल्काइलेशन मतलब नियरली अपोजिट ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन. अल्काइलेशन શું है? तो थर्मल डिकम्पोजिशन ની વિરોધી રિએક્શન है. क्लियर? अल्काइलेशन में क्या होता है? तो लोअर अल्केन प्लस लोअर अल्किन, लोअर अल्केन प्लस लोअर अल्किन गिव्स हायर अल्केन, गिव्स हायर अल्केन. मतलब हम क्या करा करते हैं? तो लोअर अल्केन और लोअर अल्किन इन दोनों को जोड़ा करते हैं. लोअर अल्केन और लोअर अल्किन इन दोनों को जोड़ा करते हैं और हमें मिला करता है क्या? हायर अल्केन. और ये जो रिएक्शन है वो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड हिट. किसके प्रेजेंट में रिएक्शन होती है? कंसंट्रेटेड H2SO4 और हिच की प्रेजेंट में ये रिएक्शन हुआ करती है. क्लियर? ओके. एक एग्जांपल देखते हैं इसका. CH3C CH3CH3H प्लस CH3CH डबल बॉन्ड CH2 कंसंट्रेटेड H2SO4. क्लियर? और इसको हिट करें. क्लियर? तो ये क्या है बेटा? तो आइसोब्यूटेन है. क्या है? आइसोब्यूटेन. साथ में हमने क्या लिया? प्रोपीन. अल्केन है, अल्किन है, जुड़ जाएंगे. यहां से जुड़ना है, जुड़ना यहां से है. समझ रहे ना? चलो, ये बना देगा CH3C CH3 CH3 CH2 CH2 और CH3. क्या बना देगा? CH2 और CH3. क्लियर? समझ रहे हो? ओके. मतलब अल्किन और अल्केन मिलके क्या बनाते हैं? हायर अल्केन. अब इसको आगे डाल दें हम आइसोमेराइजेशन में. इसका आगे क्या करवाए? आइसोमेराइजेशन. तो हमें क्या मिल जाएगा? आइसो ऑक्टेन की तरफ भी हम आगे बढ़ सकते हैं. इसमें 8 कार्बन नहीं है, लेकिन ब्रांच बढ़ा सकते हैं. क्या कर सकते हैं? ब्रांच बढ़ा सकते हैं. क्लियर? और आगे जाके हम इसका ऑक्टेन नंबर भी इंक्रीज कर सकते हैं. तो अल्काइलेशन समझ में आया? इसमें क्या होता है? अल्केन और अल्किन को मिला के हायर अल्केन बनाया करते हैं. ठीक है? आ जाएगी समझ में रिएक्शन. निकाल दे इसको. ओके. उसके बाद का रिएक्शन है एरोमेटाइजेशन. क्या है? एरोमेटाइजेशन. ओके. तो ध्यान रखें, एरोमेटाइजेशन. क्लियर? एरोमेटाइजेशन. चलो बेटा, एरोमेटाइजेशन क्या है? तो जो भी अल्केन होते हैं, खास करके स्ट्रेट. कैसे? स्ट्रेट. हमारे पास जितने भी खास करके क्या है? स्ट्रेट अल्केन. कैसे अल्केन? स्ट्रेट अल्केन. और
कार्बन वाले, कितने, हायर, 6 और ग्रेटर देन 6, 6 या 6 से ज्यादा कार्बन वाले स्ट्रेट अल्केन, समझना, 6 और 6 से ज्यादा कार्बन वाले स्ट्रेट अल्केन अगर हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, तो V2O5 या Cr2O3 या MO2O3 इनकी प्रेजेंस में 6 to 7 ATM पर इनको हीट करेंगे, 6 to 7 ATM पर इनको क्या करेंगे, हीट करेंगे, क्लियर, ओके, एरोमेटाइजेशन के लिए। और टेम्परेचर जो रहेगा वो रहेगा 500 डिग्री सेल्सियस और उससे भी थोड़ा ज़्यादा। तो होगा ये कि ये हमें एरोमेटिक कंपाउंड बना के देंगे, क्या बना के देंगे, एरोमेटिक कंपाउंड बना के देंगे। इनमें से एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा और साथ में जितने भी है उतने हाइड्रोजन निकलेंगे, मतलब जो भी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है वो निकलेंगे, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। क्या बोलते हैं, एरोमेटाइजेशन, इस नाम से भी इसको जानते हैं। निकाल दे इस चीज को, ओके। एग्जाम्पल देखिए बेटा, मेरे पास नॉर्मल हेक्सेन है, क्या है, नॉर्मल हेक्सेन, मतलब ये है CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3, 1 2 3 4 5, ओके, CH2 और CH3, समझना बेटा, नॉर्मल हेक्सेन है। मैं यही कंडीशन यहाँ पे ले रहा हूँ वापस से, मतलब वही कैटालिस्ट, वही प्रेशर, वही बातें। तो नॉर्मल हेक्सेन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन के अंदर, किसके अंदर कन्वर्ट होगा, बेंजीन, मतलब 6 कार्बन वाला 6 कार्बन में जाएगा, लेकिन क्या बना देगा, एरोमेटिक, क्या बना देगा, एरो। ये वाला क्या है, C6H14 है, क्या है, C6H14 है। बेंजीन क्या है बेटा, C6H6 है। कितने हाइड्रोजन कम है, कितने हाइड्रोजन कम है, 8, यानी कि यहाँ पे 4H2 रिमूव हुआ होगा, क्या रिमूव होगा, 4H2, समझ रहे हो, समझ रहे हो, चलो लिख दीजिए। ये दूसरा बता रहा हूं, ये मैंने नॉर्मल हेक्सेन लिया, क्या लिया, नॉर्मल हेक्सेन। मान लो मैं नॉर्मल हेप्टेन ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, नॉर्मल हेप्टेन, मतलब एक कार्बन मैंने क्या करा, ऐड करा, मतलब C7H16 करा मैंने, तो मेरे को यहां पे टोल्यूइन मिलेगा, क्या मिलेगा, टोल्यूइन, समझ रहे हो, क्या मिलेगा, टोल्यूइन। टोल्यूइन भी बोल सकते हो, टोल्यूइन भी बोल सकते हो, है ना, 1 मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हो, 1 मिथाइल बेंजीन, टोल्यूइन, टोल्यूइन, कुछ भी, टोल्यू तो ना क्या भाई, समझ रहे हो। चलो और बेटा, मैंने हेप्टेन के बदले मैंने क्या करना है, ऑक्टेन लेना है, क्या लेना है, ऑक्टेन। चलो अब बताइए क्या बनेगा, मैंने हेप्टेन के बदले ऑक्टेन लेना है, क्या बनेगा। तो 2 पॉसिबिलिटीज है, एक पॉसिबिलिटी है कि ज़ाइलिन बन जाए, क्या बन जाए, ज़ाइलिन, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इथाइल बेंजीन बन जाए, क्या बन जाए, इथाइल बेंजीन, समझ रहे हो। एक पॉसिबिलिटी ज़ाइलिन बने, दूसरी है इथाइल बेंजीन। चलो ऑक्टेन के बदले मैनू की करना है, नॉनेन लेना है, क्या लेना है, नॉनेन। चलो अब की होगा, है ना, अच्छा। तो अब पॉसिबिलिटी है कि मैसिटिलीन बने, या तो पॉसिबिलिटी है कि क्यूमीन बने, क्या बने, क्यूमीन बने। अगर कोई बच्चा सोच रहा है प्रोपाइल बेंजीन बने तो वो गलत है, क्या बने, क्यूमीन, क्योंकि ये लोग ब्रांच में जाना ज्यादा पसंद करते हैं, ये लोग ब्रांच में जाना ज्यादा पसंद। देखो यहाँ पे भी मैं ये पॉसिबिलिटीज में क्यों जा रहा हूँ, ब्रांच बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, ब्रांच। आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगा, मतलब क्यूमीन बनेगा, पता होगा आपको इसका नाम। ऐसा होने की वजह है कि ये ब्रांच बनाना ज्यादा पसंद करते हैं, समझ रहे हो। मैं ये नहीं बोलता कि ये नहीं हो सकता, मैं कदी यो नी क्यों के एडो नी वे होवे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन चांस कम है, लेकिन चांस कम है, समझ रहे हो, क्लियर है। तो ये था एरोमेटाइजेशन, क्या था, एरोमेटाइजेशन। आगे बात समझ में, एरोमेटाइजेशन जनरली किसका हुआ करता है, जो स्ट्रेट चेन वाले 6 या 6 से ज्यादा कार्बन वाले क्या होते हैं, अल्केन होता है, उनके अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है, एरोमेटाइजेशन। ठीक है बच्चे, चलो और एक और चीज,
क्लियर। अल्केन के अंदर और भी रिएक्शन होती है, और ये कौन से नंबर का था? 5। पहला कौन सा था? ऑक्सीडेशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, तीसरा पायरोलाइसिस, चौथा क्रैकिंग, ओके, चौथा अल्काइलेशन, पांचवा एरोमेटाइजेशन। अब आए छठा, क्या है? छठा रिएक्शन है वो है नाइट्रेशन। क्या है? नाइट्रेशन। तो ध्यान रखें, नाइट्रेशन भी हो सकता है किसका? अल्केन का। सिंपल रिएक्शन है, अल्केन लेना है, HNO3 लेना है और हीट करना है। अल्केन लेना है, HNO3 लेना है, हीट करना है। नाइट्रो ग्रुप लगेगा RNO2 और बाकी निकलेगा पानी। लेकिन ध्यान रखें, नाइट्रेशन जो है वो 6 या 6 से ज्यादा कार्बन में ही देखा जाता है। खास करके नाइट्रेशन जो है वो 6 या 6 से ज्यादा कार्बन में देखा जाता है। मैं ये नहीं बोलता कि उससे कम कार्बन में नहीं होगा, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो आप उसको पकड़ पाओ उससे पहले प्रोडक्ट उड़ जाएगी, समझे? मतलब बहुत ही वॉलेटाइल प्रोडक्ट बनती है जो बहुत जल्दी से वेपोराइज कर जाती है। इसीलिए हम 6 और 6 से ज्यादा कार्बन वाले जो होते हैं उन्हीं का नाइट्रेशन करते हैं। समझ में आ गया क्या करना है? मान लीजिए CH3 है, अगर नाइट्रेशन करवा रहे हो तो क्या मिलेगा आपको? CH3CH2NO2। क्लियर। फ्यूचर में इसका रिडक्शन करवाओगे तो आपको NO2 के बदले क्या मिल जाएगा? NH2। और हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 13 क्लास 12 नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के NO2 ग्रुप का रिडक्शन करने पे क्या मिलता है? एमाइन। क्लियर, ओके। समझ गए? नाइट्रेशन किसका करना चाहिए? 6 या 6 से ज्यादा कार्बन वाले मेंबर का करना चाहिए, वरना क्या होगी? दिक्कत होगी। चलो, एक रिएक्शन होता है सल्फोनेशन। क्या होता है बेटा? सल्फोनेशन। चलो, सल्फोनेशन। तो ध्यान रखें सैम, लोअर अल्केन का सल्फोनेशन नहीं करना चाहिए। लोअर अल्केन का सल्फोनेशन नहीं करना चाहिए। 6 या 6 से ज्यादा कार्बन वाले जो भी अल्केन है उन्हीं का सल्फोनेशन करना चाहिए, क्योंकि लोअर अल्केन जो होते हैं वो SO3 का प्रकोप सहन नहीं कर पाते। क्लियर। इसीलिए हायर अल्केन को यूज करा करते हैं। तो अल्केन लेना है, SO3 डालना है H2SO4 के साथ मिला के सल्फोनेशन के लिए बना देगा सल्फोनिक एसिड RSO3H। क्या बना देगा? सल्फोनिक एसिड RSO3H। H हटा के क्या डाल देना है? SO3H। ये काम भी हमें हायर में करना है, लोअर में नहीं करना है। सल्फोनेशन समझ में आ गया? इजी है बेटा, ओके। तो ये था सल्फोनेशन। क्लियर। अब देख रहे हैं सम स्पेशल रिएक्शन ऑफ अल्केन। क्या देख रहे हैं? सम स्पेशल रिएक्शन ऑफ अल्केन। क्लियर। तो यहां से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पता रहना चाहिए सम स्पेशल रिएक्शन ऑफ अल्केन। क्या टॉपिक है हमारा? सम स्पेशल रिएक्शन ऑफ अल्केन, मतलब अल्केन की कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन। आइए देखते हैं अल्केन की कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन। हमारे पास इस टाइप का अल्केन है। क्लियर। और इसका हम ऑक्सीडाइजेशन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम ऑक्साइड। क्लियर। इन द प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम ऑक्साइड ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। टेम्परेचर याद रखें 270 सेल्सियस। प्रेशर जो है वो है 100 atm। क्या है प्रेशर? 100 atm। हमें मिलेगा डाइहाइड्रिक अल्कोहल। क्या मिलेगा? डाइहाइड्रिक अल्कोहल RCHOH और OH। क्या मिलेगा? डाइहाइड्रिक अल्कोहल। जीवन में याद रखें ऐसा कहीं पे भी बन रहा है तो वो अनस्टेबल है। ऐसा कहीं पे भी बन रहा है तो वो क्या है? अनस्टेबल। कभी एक कार्बन पे दो OH स्टेबल हो ही नहीं सकते। एक कार्बन पे 2 OH कभी स्टेबल हो ही नहीं सकते। एक ही कार्बन है इस दुनिया में जो 2 OH के साथ भी स्टेबल है और उसका नाम है क्लोरल हाइड्रेट CCl अगर यहाँ पे कोई -I वाला जुड़ा है तभी जाके 2 OH को संभालने की ताकत मिलती है इसको। बाकी अगर यहाँ पे -I वाला कोई स्ट्रॉन्ग ग्रुप नहीं है तो 2 OH के साथ इसका जिंदा रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हुआ करता है। फिर ये अपने आप अपने जीवन में से पानी निकाला करता है। क्या निकाला करता है? पानी। यहाँ से OH और यहाँ से H। OH निकल गया, क्या बचा इसके पास? ऑक्सीजन। मतलब RC⋯O और H, मतलब ये बन जाएगा एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड, RCHO। समझे कि नहीं? यहाँ से OH, यहाँ से H, RCHO क्या बन गया? एल्डिहाइड। क्लियर।
तो पानी निकल गया मुझे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड भी फर्दर ऑक्सीडाइज होगा कि नहीं? तो एल्डिहाइड अगर फर्दर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या देगा? एसिड। लेकिन हमें उसका फर्दर ऑक्सीडेशन वाली बातें यहाँ पे करनी नहीं है। तो याद रहेगा स्पेशल रिएक्शन मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंट में डाइहाइड्रिक मतलब ऐसा अल्कोहल जिसमें एक OH ग्रुप होता है। समझ रहे हो बेटा? तो ये था एक स्पेशल रिएक्शन। दूसरा एक स्पेशल रिएक्शन जो है वो मिथेन के लिए दिया है बेटा। किसके लिए है? मिथेन के लिए। तो वो ये है कि अगर बहुत सारे मिथेन लिए जाए, एक्सेस अमाउंट में क्या लिया जाए? मिथेन। मिथेन कैसा लिया जाए? एक्सेस। और साथ में एक्सेस अमाउंट में लिया जाए ऑक्सीजन। क्या लिया जाए? ऑक्सीजन। और टेम्परेचर रखा जाए 1500 सेल्सियस। कितना रखा जाए? 1500 सेल्सियस। और एक जार ले लेंगे। क्या लेंगे? जार। जार मतलब समझते हो? एक कांच का बना हुआ वैसल जो मजबूत कांच से बना होता है, इसको हम जार कहते हैं। क्लियर? ओके। CH4 और 2 CO2 लेते हैं। क्लियर? 1500 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा इथाइन। क्या मिल जाएगा? इथाइन। मतलब मिथेन जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? इथाइन में। दूसरा हमें मिलेगा CO2 और दूसरा हमें मिलेगा यहाँ पे H2O। क्या मिलेगा? H2। क्या मिलेगा? H2। समझ रहे हो? एक चीज हमें मिलेगी यहाँ पे H2। तो स्पेशल रिएक्शन में एक रिएक्शन है जो हमें याद रख के जाना है। क्लियर है? ओके। फटाफट से मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 2 या 5 मिनट का। तब तक के लिए मैंने जो भी पढ़ाया आप रिवाइज कर दीजिए। तब तक के लिए मैंने जो भी पढ़ाया आप रिवाइज कर लीजिए। और तब तक मैं देख लेता हूँ कोई टॉपिक मिस तो नहीं हुआ ना इसमें से। क्लियर? और कल से हम स्टार्ट करेंगे अल्कीन। क्या करेंगे? अल्कीन। क्योंकि टॉपिक मिस हो भी सकता है तो मैं वो चेक कर देता हूँ। बस હવે 5 મિનિટ 10 મિનિટ હો બધા નહીં ટેન્શન ના લો તમારે ચિંતા નહીં કરવાની હું 9:45 ઉપર તો તમે કહેશો તો બી ખડો નહીં રહી શકો અહીંયા એ મોકો તમને રવિવારે જ મળશે Hallucination is always held in darkness. અંધારામાં થાય hallucination. नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, अल्काइलेशन
always follows free radical mechanism. Halogenation, nitration, sulfonation, pyrolysis. Pyrolysis always carried with free radical reaction. મુક્તમૂલક ક્રિયાવિધિને અનુરૂપ ચાલતી પ્રક્રિયાઓ છે ગુજરાતી એવું સમજ્યા કે નહીં? ઓકે, હવે જે એકાદ વાત ભણાવવાની રહી ગઈ છે, જે એકાદ વસ્તુ ઉતાવળમાં કહેવાનું રહી ગયું એ કહી દઉં. ઓકે, खास तो नहीं है पर तो भी कही दूं. चलो ओके, क्या होगी चौक बेटा? चलो शू बात है समझो. આપણે દેખ્યું નોર્મલ હેપ્ટેન, એમાંથી આપણે બનાવીએ છીએ આઇસોઓક્ટેન. ને આ કામ આપણે કેમ કરીએ છીએ? ઓક્ટેન નંબર ઇન્ક્રીઝ કરવા. આ કામ આપણે કેમ કરીએ? ઓક્ટેન નંબર ઇન્ક્રીઝ કરવા કે સારી ક્વોલિટીનું આપણને શું મળે? પેટ્રોલ. તો આમ તો આ કામ આપણે આઇસોમેરાઇઝેશનથી કરીએ, મતલબ કે AlCl3 અને HCl માંથી પાસ કરીએ. ક્લિયર? પણ આ વસ્તુ કરવી થોડી ટફ હતી. આઇસોમેરાઇઝેશન કરાવવા માટે ઘણીવાર જીઓલાઇટની જરૂર પડે. કોની જરૂર પડે? જીઓલાઇટ. તમે સરફેસ કેમિસ્ટ્રીમાં ભણશો કે જીઓલાઇટમાં ZSM5 આવે, એનાથી બી તમે આ સેમ કામ કરી શકો. નોર્મલ હેપ્ટેનમાંથી શું બનાવી શકો? આઇસોઓક્ટેન. હવે આ કામને ઇઝી કરવા માટે એક સાયન્ટિસ્ટ હતા, એમનું નામ હતું મિડેલ બોયડ. ક્લિયર? એમણે એક પદાર્થની શોધ કરી હતી, મતલબ એક કમ્પાઉન્ડ ડિસ્કવર કર્યો હતો, જે કમ્પાઉન્ડનું નામ છે ટેલ, ટેટ્રાઇથાઇલ લેડ, અથવા તમે TML પણ વાપરી શકો, ટેટ્રામિથાઇલ લેડ. ટેટ્રાઇથાઇલ લેડ મતલબ C2H5 4Pb, TML मतलब CH4 Pb. તો તમે યુઝ કરી શકો ટેટ્રાઇથાઇલ લેડ યા તો ટેટ્રામિથાઇલ લેડનો યુઝ કરી શકો. આનાથી શું થશે કે તમે અગર ઘણી જગ્યાએ પેટ્રોલ પંપમાં એવું હોય કે એ લોકો જે એમનું પેટ્રોલ ટેન્ક હોય ને એના અંદર જ આ નાખી દે તેલ. એનાથી શું થાય કે અગર માન લો કે કોઈ બી કારણસર કોઈ નોન બ્રાન્ચેડ એટમ બી રહી ગયા ભૂલમાં, આઇસોમેરાઇઝેશનમાં માન લો કે 1000 એટમમાંથી 1000 મોલિક્યુલમાંથી 500 મોલિક્યુલ કન્વર્ટ થઈ ગયા પણ કદાચ રહી ગયા, તો એમાં ટેલ નાખીશું ને તો એ ઓટોમેટિક નોન બ્રાન્ચેડમાંથી કેમાં જવા લાગશે? બ્રાન્ચેડ. ક્લિયર? મતલબ કે ટેલનો યુઝ કરવામાં આવતો હતો પેટ્રોલની જે નોન બ્રાન્ચેડ એમાંથી એને બ્રાન્ચેડમાં કન્વર્ટ કરવા માટે. અને ટેલનું કામ શું છે? તો ઓક્ટેન નંબર ઇન્ક્રીઝ કરવામાં હેલ્પ કરે. ટેલ તમને શું કરે? ઓક્ટેન નંબર ઇન્ક્રીઝ કરવામાં હેલ્પ કરે. હવે આની એક પ્રોબ્લેમ બી છે. આની એક શું છે પ્રોબ્લેમ? પ્રોબ્લેમ એ છે કે આપણા જે સાધન હશે એ સાધનમાં તો પેટ્રોલ લે, ડીઝલ એનું શું થવાનું હોય? કમ્બસ્ટન થવાનું, દહન થવાનું હોય. તો કેમાં કન્વર્ટ થશે? PbOમાં. એને લિથાર્થ કહેવાય. શું કહેવાય? લિથાર્થ. એવા નામથી ઓળખાય, PbO, લેડ ઓક્સાઇડ. હવે લેડ ઓક્સાઇડ શું કરશે કે આપણા ગાડીનું જે બી પિસ્ટન હશે એ પિસ્ટનની જે વોલ હશે એના ઉપર જમા થશે. આ લેડ ઓક્સાઇડ શું કરશે? પિસ્ટનની દિવાલ ઉપર જમા થશે અને આ એક ટાઈપનો સોલિડ કમ્પાઉન્ડ બનાવી દેશે. શું બનાવશે? સોલિડ. હવે એનાથી પિસ્ટન જે હશે એ જામ થઈ જશે. શું થશે? જામ. એને કહેવાય ઇંગ્લિશમાં પિસ્ટન જામેડ. શું કહેવાય? પિસ્ટન જામેડ. એવું લખ્યું એલનમાં. એલનમાં એવું જ લખ્યું કે પિસ્ટન જામેડ. ક્લિયર? ઇંગ્લિશમાં એમના જામ થઈ જશે એના માટે શબ્દ નહીં, તો પિસ્ટન જામેડ. ક્લિયર? આ PbO બનવાથી પિસ્ટન જામ થશે. પિસ્ટન શું એ ખબર છે? તો તમે ક્રેસ્ટોલની જે એડવર્ટાઇઝ આવે ને એમાં દેખતા હશો, એક ઓમ થઈ નાખું, ઓમ થાય, ઓમ થઈ નાખું, ઓમ થાય. એ પિસ્ટન છે. એ પિસ્ટન શું હોય કે જેવું સમજો કે આના ઉપર આવું હોય, અહીંયા જેવું ટીમ્પું પડે, મતલબ જેવું પેટ્રોલ આવે ને એવું સ્પાર્ક થાય. શું થાય? સ્પાર્ક. સ્પાર્ક મતલબ તણખો થાય, એટલે પેટ્રોલ ફૂટે. મતલબ જેવી પેટ્રોલનું ટીપું હોય શું થાય? ફૂટે. અને એની શું બને? વરાળ બને. શું બને? વરાળ મતલબ વેપર. અને પછી આ જે પિસ્ટન હોય એમ દબાય એટલે એ વરાળને શું કરે? ધક્કો મારે. અને એન્જિનને ધક્કો મારે એટલે ટાયર ફરે. પણ હવે પિસ્ટન જામ થઈ જાય તો પછી એ મૂવમેન્ટ કેવી થઈ જાય? કાઠી થઈ જાય ને પિસ્ટન જામ થઈ જાય તો
તો આપણે શું કર્યું કે આ ઇશ્યુને સોલ્વ કરવા માટે પેટ્રોલના અંદર એડ કરવાનું ચાલુ કર્યું CH2 Br યા આના બદલે તમે આ બી યુઝ કરી શકો CH2 नाम है इथिलीन डायब्रोमाइड. इथिलीन डायब्रोमाइड भी एड करवानुं मतलब टेल तो एड करवानुं भेगू भेगू इथिलीन डायब्रोमाइड भी अंदर शू करवानुं एड करवानुं. हवे आनाथी फायदो शुं थशे के आजे बनशे ने लेड बनशे. हवे लेड शुं थोड़ी वार पड्यो रहे पछी ऑक्सिजन साथे जोडाईने शुं बनावे PbO. एनो मतलब कि जेवो Pb बनशे अने PbO बनाववानो हशे एना पहेला आ शुं करशे के CH2Br2 है ना आ शुं है CH2Br2 आ PbBr સાથે જોડાઈ જશે અને એ બનાવી દેશે PbBr2 શું બનાવી દેશે PbBr2 ને આ બની જશે CH2 ડબલ બોન્ડ CH2 ઇથિન શું બની જશે ઇથિન. હવે ઇથિન બી એક ટાઈપનો ફ્યુલ જ છે. ઇથિન બી શું ફ્યુલ मतलब એ પેટ્રોલના જેમ જ વર્ક કરે કોણ ઇથિન. અને આ જે બન્યું PbBr2 એ વોલેટાઇલ કેવું હોય વોલેટાઇલ मतलब આ બનશે અને જાતે ને જાતે એન્જિનમાંથી ઉડી જશે એટલે પ્રોબ્લેમ રહેશે નહીં. અને આ જે બનતો હતો કેવો હતો નોન વોલેટાઇલ मतलब અહીંયા ને અહીંયા પડ્યો રહેતો હતો. તો આ એક સ્ટોરી તમને કહેવાની જે બાકી હતી કે ભાઈ તમે ઓક્ટેન નંબર ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે ટેલ ઉમેરી શકો શું ઉમેરી શકો ટેલ. પણ ટેલની એક પ્રોબ્લેમ છે કે વોલેટાઇલ PbBr2 બનાવી દેશે એનાથી આપણું પિસ્ટન જામ નહીં થાય. આપણા બધા કામ થઈ જશે. ઓક્ટેન નંબર ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે પિસ્ટન બી જામ નહીં થાય. કરો મજા है कि नहीं. चलो बस बीजू बधु बनाई दीधुं है. आज बात एक कहवानी रही गई. क्लियर. तो आपणुं आल्केन अहींया खत्म. GMP ऑफ आल्केन खत्म. केमिकल रिएक्शन ऑफ आल्केन खत्म. फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आल्केन खत्म. અને जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ आल्केन આપણે સૌથી પહેલા કરેલું જ છે. કાલ આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું આલ્કીન. શું સ્ટાર્ટ કરશો આલ્કીન. આલ્કીનમાં બી સેમ પહેલા એની ઇન્ટ્રો પછી એની કેમિકલ રિએક્શન પછી ફિઝિકલ પ્રોपर्टी પછી એની GMP मतलब GMP પછી ફિઝિકલ પ્રોपर्टी પછી કેમિકલ रिएक्शन. क्लियर है. थैंक्स फॉर दी वॉचिंग. लाइक शेयर एंड डू नॉट सब्सक्राइब. बंद कर दे बेटा.